आपको ये रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए सिर्फ, बाकी सब चीज आप नहीं कर सकते। बाकी सब चीज के लिए आपको जनरल बॉडी में जाना ही पड़ेगा। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए अगर आपका 25 मेंबर तक का है तो 25,000 खर्चा कर सकते हो, 50 है तो 50,000 और 51 के ऊपर रहेगा तो 1 लाख आप खर्चा कर सकते हो। ये सब चीजें क्या है, आप अमेंड करके आप बढ़ा भी सकते हो, पहला अमेंडमेंट में बढ़ा सकते हो, जैसा हो सकता है। One time expenditure on repairs and maintenance of facilities property exceeds the limit, then you have to go to the general body. Otherwise, it can be taken with the committee. The meeting of general body can then decide कि कितना करना है। पहला ऐसा था कि ये भी इसके लिए भी आपको करना है ना, तो रजिस्ट्रार का अप्रूवल का जरूरत था पहले। सिंकिंग फंड का भी था और ये रिजर्व फंड आपको निकालना है, अपना रिपेयर्स फंड निकालना है तो भी था। तो अभी वो चला गया, अभी जनरल बॉडी कैन डिसाइड कितना आपको करना है। इवन सिंकिंग फंड में से निकालने के लिए रजिस्ट्रार का जरूरत नहीं, जनरल बॉडी का। आर्किटेक्ट फॉर रीडेवलपमेंट आपको पहला बोलता है कि आपको आर्किटेक्ट अपॉइंट करना पड़ेगा, रीडेवलप करना है तो आपको पहला आर्किटेक्ट अपॉइंट करना पड़ेगा, वो 157 में दिया है। If no appointment of an architect is made by the promoter, the meeting of general body shall appoint architect as per the terms and conditions. ये पॉइंट क्या है, ये बोलता है या तो बिल्डर अपॉइंट करो या तो सोसाइटी अपॉइंट करो। तो लोग क्या बोलते हैं कि बिल्डर को ही करने दो, उसका आर्किटेक्ट सब उसको ही करने दो, हम नहीं करेंगे, बट फिर फंस जाता है, फिर काम नहीं बढ़ता है। इसके लिए इट इज बेटर दैट सोसाइटी अपॉइंट्स द आर्किटेक्ट। लेकिन सर मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, रीडेवलपमेंट में जाओ आप डेवलपमेंट करो, ये सी करो, ये भी करो, आप बिल्डर के पीछे ही जाते हैं, कुछ फायदा नहीं होता। नहीं, कुछ फायदा तभी नहीं होता है यदि पैसा देने के बाद आता है, उसके ऊपर है पूरा। अगर बहुत सारे सोसाइटीज में जाता हूँ जो पैसा देने का ताकत रखता है, इन लोग आर्किटेक्ट को अपॉइंट करके या एडवोकेट को अपॉइंट करके बोलते हैं फीस मैं ही दूंगा, मैं जो बोलूंगा वही करना है। सर हो गया ऐसा हमारे साथ। नहीं, वो खरीद देने का बात अलग है, बट आपको सोसाइटी स्ट्रांग लेके अगर आप उसको सेटिस्फाई कर पाए और प्रॉपर जेन्युइन आदमी रहेगा तो मेरे जैसा आदमी नहीं करेगा। वही तो सर, देखो मैं आपको frankly बता रहा हूं, मुश्किल है ना आजकल, जेन्युइन आदमी मिलना मुश्किल है। वो अलग बात है, ऐसा बोल सकते हो कि जेन्युइन आदमी मिलना मुश्किल है, बट होता है, काफी सोसाइटीज में होता है। हम लोग आज के दिन में एटलीस्ट 12-15 सोसाइटीज का रीडेवलपमेंट का कंसल्टेंसी में देता हूँ, कंसल्टेंट हूँ मैं, बट मेरे पास कोई बिल्डर अभी तक आज के दिन तक अप्रोच नहीं किया, मेरे पास नहीं आया कोई अप्रोच करके कि आप छोड़ दो मैं ही करता हूँ, आप भूल जाओ, ऐसा अभी तक तो कोई बोला नहीं। जो भी रखा है आपने। हाँ सर, एक्चुअली बायलॉज के हिसाब से क्या मतलब बेस्ट है, मतलब सोसाइटी के दोनों ऑप्शन दिया है ना, नहीं, लेकिन सोसाइटी थ्रू या बिल्डर, आपको दोनों ऑप्शन दिया है। अब सोसाइटी को जनरल बॉडी में क्या पसंद है, पैसा खर्चा करना है नहीं करना है, सब कुछ बिल्डर के पास देना है, वो आपके ऊपर है। आजकल अपने आर्किटेक्ट का पेमेंट के लिए बिल्डर देते हैं, सोसाइटी देते हैं, तो वो अपना ही नहीं ना आर्किटेक्ट, उनका अलग है। हमारा आर्किटेक्ट तो पैसा दूसरा दे रहा है, मतलब उसका आर्किटेक्ट है, हमारा नहीं है। जो भी है, मैं आपको इसके लिए बोला पैसा, इसके लिए बोला पैसा। बहुत सारे सोसाइटीज ऐसा है जो बिल्डर को सिर्फ जानते हैं कि ये आर्किटेक्ट है और कुछ भी मालूम नहीं है, उससे डायरेक्ट डील नहीं करना है। तो सोसाइटी का आर्किटेक्ट सोसाइटी के हिसाब से ही डील करे, तुम्हारा आर्किटेक्ट तुम्हारे हिसाब से करो, ऐसा रहेगा तो बोलो, नहीं तो फिर वो खरीदा हुआ ही है ना। हमने बीएमसी में नॉमिनेट किया, एडवोकेट भी किया, हमारे से पेमेंट भी किया, लेकिन सब बात में उसके बिल्डर ने पैसा दिया ना आपको, अभी तक मिला नहीं है, देने वाला है ना, वो मिलने वाला भी नहीं है। मिलेगा नहीं, बट उसमें कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है ना कि जो भी आर्किटेक्ट का पैसा बिल्डर देगा, तो जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक उसका ही है, वो पैसा मिलने के बाद शायद उससे निकल जाएगा, उससे भी निकल जाएगा। ठीक है, वो इंजीनियर बिल्डिंग बनाया बिल्डर ने, उसने डीमार्क नहीं किया है हर सोसाइटी का प्रॉपर्टी का, जैसे कंपाउंड वाला, और वैसे ऐसे ओपन लैंड ऐसे पड़ा हुआ है, बिल्डिंग के बीच में। प्लान में कैसा है वो देखना पड़ेगा।
Okay. अप्रूव्ड प्लान कैसा है और बीच में कोई डिमार्केशन है क्या, कि Okay. कॉम्पाउंड वॉल बनाने का प्रोविजन है क्या, वो सब देखना पड़ेगा। वो लैंड सर्वे कराने को कुछ बोल रहे हैं, मेरे को ये मालूम वगैरह ठीक है, बट प्लान सबमिट करके अप्रूव जब किया ना, उसमें इंटरनल रोड कितना है, कहाँ से जा रहा है, वो सब चेक करना पड़ेगा। वो आर्किटेक्ट का काम है। Okay. आप आर्किटेक्ट को पूछिए, वो बताएगा, प्रॉपर्ली बताएगा। Contract with architect, committee shall enter into the contract with the architect, but it has to be approved by general body. Plans, estimate, construction, ये सब architect के basis पे आपको committee decision ले सकता है, but ultimately जनरल बॉडी अप्रूव करेगा, बाद में वो बोलेगा एग्जीक्यूट करो हमारे बेसिस पे। बट हम जो बोल रहे हैं 1 2 3 4 5 उस पॉइंट के हिसाब से आगे बढ़ सकता है। सोसाइटी का कमिटी कैन नॉट टेक इंडिविजुअल डिसीजन। टेंडर लेना है तो भी रीडेवलपमेंट में कम से कम 3 टेंडर लेने का वो 17 ए का सर्कुलर बोलता है, कम से कम 3 टेंडर लो। इसमें जीआर डेटेड 3 2009 दिया है, वो 2009 नहीं है, 4 जुलाई 2019 हो गया, चेंज हो गया। 9 के बाद 19 का भी आ गया दिया, तो उसके हिसाब से जाना है। ओपनिंग अप्रूवल ऑफ टेंडर्स, वो कमेटी मीटिंग में आप ओपन कर सकते हो टेंडर्स, और जो भी आपको उसको इनपुट्स देना है, ऑब्जेक्शंस लेना है, और सिलेक्शन के टाइम पे सिलेक्शन बट आपका जनरल बॉडी में हो। बिल्डर अपना कमेटी पूरा डेटा कलेक्ट कर सकती है, बट अप्रूवल अल्टीमेटली जनरल बॉडी करे। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, जो भी डिस्प्यूट्स है, अगर आपका जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट के बेसिस पे अगर जो क्लॉज है उसके अंदर ये आर्बिट्रेटर बोल रहा है, अगर आर्बिट्रेटर नहीं है तो भी आप आर्बिट्रेटर के पास जा सकते हो, बट आर्बिट्रेटर लिखा है तो आर्बिट्रेटर के पास ही जाना पड़ेगा, और आर्बिट्रेटर नहीं लिखा है तो सिविल में भी जा सकते हो। ऑप्शन आपके पास है, क्या रहता है आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है या सिविल कोर्ट में जाना। अच्छा, सिविल कोर्ट मतलब कोर्ट, और लेकिन आर्बिट्रेटर मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेटर मतलब कोर्ट का अपॉइंट किया हुआ एक जज ऐसा समझ लो ना, वो भी जज ही है, रिटायर्ड जज या तो फिर कोई सीनियर मांडवी का नहीं, हाँ मॉडलिंग करना वाला है। तो वो करेगा, वो इतना ही है कि वो अवार्ड देगा, अवार्ड, वो ऑर्डर नहीं देगा, अवार्ड देगा, उसको अवार्ड बोलता है। तो अवार्ड को लेके जाके मान्य है तो मान्य है, अवार्ड को चैलेंज करना है तो वापस आपको हाई कोर्ट में, सिविल कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट जाएगा। आर्बिट्रेटर का चैलेंज हाई कोर्ट में, अवार्ड का चैलेंज। Repairs and development, committee shall proceed to carry out the construction, repairs, maintenance of the property, redevelopment as per government directives. It shall be the responsibility of the committee till the completion of work to see that the repairs and development of society building are carried out as per the provisions of the contract. जो भी आप कोई भी करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट को बोलता है। आप जिसके साथ में काम कर रहे हो उसके साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लो और उसके हिसाब से ही आगे बढ़ो। Repairs and the cost of the society, क्या क्या सोसाइटी खुद रिपेयर के लिए करेगी, ये सब इसमें दिया हुआ है। 2 टाइप के रिपेयर्स है, एक तो इंडिविजुअल करेगा और एक सोसाइटी करेगी। 159 ए में आप देखोगे जितना भी इसके अंदर लिखा है ये सब सोसाइटी अपने खुद के खर्चे से करेगी रिपेयर। वो खुद के खर्चे से करेंगे मतलब क्या है, मतलब मेंटेनेंस फंड, रिपेयर से मेंटेनेंस फंड या सिविक फंड से कर सकता है। और रिपेयर एंड मेंबर्स कॉस्ट, मेंबर को किस किस चीज का करना है, जो आप इंटरनल लीकेजेस उसकी वजह से अगर होता है, मेंबर की वजह से अगर होता है तो इसमें अभी आप पढ़ेंगे ऑल रिपेयर्स नॉट कवर्ड अंडर 159 ए शैल बी कैरिड आउट बाय मेंबर एट देयर कॉस्ट। द एक्सपेंडिचर ऑफ द इंटरनल लीकेजेस ड्यू टू टॉयलेट सीन्स शुड बी बोर्न बाय द कंसर्न फ्लैट होल्डर विद द इंटीमेशन टू द सोसाइटी। तो हमारे वजह से हो रहा है करके अगर आइडेंटिफाई हो गया तो हमको ही भरना पड़ेगा। वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक्सेप्ट करेगा, बट सेक्रेटरी को तो नहीं मालूम पड़ेगा। तो उसके लिए ऑडिट रिपोर्ट, स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट करना अच्छा है। स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट करके ही आप रिपेयर करो ताकि कोई इसमें मतभेद नहीं होगा, कोई इसमें डिस्प्यूट नहीं होगा। इंश्योरेंस, बिल्डिंग का इंश्योरेंस लेना है। इमरजेंसी प्लान्स, इमरजेंसी प्लान्स क्या है, एक किस कौन से अथॉरिटी का नंबर डिस्प्ले करना है, जैसा अभी डेंजर होगा तो किसके पास जाना पड़ेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए किसके पास जाना पड़ेगा, पुलिस का क्या नंबर है, फायर ब्रिगेड का क्या नंबर है, एम्बुलेंसेस का क्या, ये सब थोड़ा सोसाइटी के इसमें थोड़ा सा मेंटेन करना है ये सब रिकॉर्ड्स कि इमरजेंसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए।
नियर बाई जितने भी है, चाइल्ड लेबर है तो चाइल्ड लेबर के पास जाओ। अभी तो वो किसी के यहाँ पे तो ऐसे भी आने लगा कि वो ये जो विमन लोग आपके सोसाइटी में एम्प्लॉयड है तो उनके अगर ये तो फिर वो पॉश एक्ट के अंदर आप जाओ, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के उसको भी पकड़ के रहो, वो सब इमरजेंसी प्लान में डालना है। तो ये सब चीज़ें आप सबको डिस्प्ले करके सबको आपको बताना है कि कौन सा इमरजेंसी पे कौन से लोगों के पास जाए। पुलिस है तो पुलिस का नंबर, हमारा नियरेस्ट जुरिस्डिक्शन वाला पुलिस स्टेशन, फिर वहाँ पे OICP कौन है उसका नंबर, ये सब वो बोलते हैं डिक्लेयर करके रखो सोसाइटी में, ताकि कभी भी किसी को लगा ब्लड बैंक का नंबर, हाँ नियरेस्ट हॉस्पिटल का कौन सा नंबर है, ये सब इमरजेंसी वाला सिचुएशन में आप इमरजेंसी प्लान बनाइए कि किसको कांटेक्ट करना है। तो ऐसा रखा कोई कि जो भी इमरजेंसी होगा तो 3 लोग को हमने इमरजेंसी कमेटी बनाया है, बोला उसको आप जो भी आएगा आपको नहीं हो रहा है यहाँ से तो उसको कांटेक्ट करो, ये लगेगी तो ही शुड बी वेल इक्विप्ड। तो 3 आदमियों को हर समय मालूम होना चाहिए कहाँ पे क्या क्या है, जनरल एक नॉलेज होना चाहिए। तो ये दिया हुआ द मैनेजिंग कमेटी डी पॉइंट पढ़ रहा हूँ, shall take necessary precaution to see that no injustice is done to any widow in the cooperative society after the death of the member। तो ये widows के लिए थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट दो, ऐसा भी है मेरा, मतलब कोई विडो है तो उसको कुछ आप उसको ऐसा इल ट्रीट मत करो, थोड़ा सा उसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दो। फ्लैट अगर ट्रांसफर करना है उसके नाम से तो मेंबरशिप ट्रांसफर करो विडो है। अभी क्या है कि विडो के लिए हमारा टेस्टामेंट्री जो सक्सेशन एक्ट में भी उसमें 75,000 का 10,000 कर रहे हैं। तो विडो जाके अगर उनके नाम से प्रोवेट वगैरह करना चाहते हैं तो अभी 75,000 भी नहीं भरना है, तो 10,000 में आपका काम हो गया। 1 अक्टूबर से वो भी चालू किया प्रोवेट बाद में होता है ना? हाँ बाद में मतलब आफ्टर डेथ। हाँ आफ्टर डेथ की विल को लेके जब आपको ट्रांसफर कराना है प्रॉपर्टी तो प्रोवेट करना। अभी तो विल बना के रखने, अभी विल बना के रजिस्टर किया रजिस्टर करना मतलब हाँ कंपल्सरी किया कंपल्सरी नहीं है, बट रजिस्टर करेंगे तो क्या होता है जैसा मैंने आपको बताया, प्रोवेट इज नथिंग बट प्रूविंग द विल। आपको प्रोवेट विल का ऑथेंटिसिटी प्रूव करना है तो एक प्रोसीजर फॉलो करता है कोर्ट, जितने भी अदर लीगल है उसको नोटिस भेजेगा, फिर वो हमको बोलेगा कि जो विटनेसेस है उसको बुलाएगा, जो एग्जीक्यूटर है वो है कि नहीं मरा जिंदा है वो सब एक 4-5 लोग प्रोसीजरल करता है। उसमें एक प्रोसीजर ये भी है कि वो देखता है विल रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर रजिस्टर्ड रहेगा तो थोड़ा ऑथेंटिसिटी थोड़ा बढ़ता है इसके लिए, क्योंकि एक रिकॉर्ड गवर्नमेंट रिकॉर्ड में किधर तो आदमी ने किया है करके रखा है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो आदमी का जरूरत है ना सिग्नेचर। मैं बना रहा हूँ विल, मैं रजिस्टर कर रहा हूँ तो मेरा सिग्नेचर चाहिए वहाँ पे रजिस्टर ऑफिस में, तो फिर जाके वो रजिस्टर होगा। तो बोलते हैं हाँ मतलब ये आदमी खुद जाके रजिस्ट्रेशन ऑफिस में गया था और बिल रजिस्टर किया, मतलब जेन्युइन बिल, ये फर्जी नहीं, इसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। 8-10 हजार है, 8,000 मेट्रो सिटी में सिर्फ जरूरत है ना प्रोवाइड करने का, बाहर नहीं है ना? बाहर मतलब आपको प्रोवाइड नहीं करना है, बट जब भी आपको जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके पास जाके उसको ऑथेंटिकेट करना है, तो वही जाके वो लोग बिल तो वो ये देगा वो एक सर्टिफिकेट या स्टैम्प मार के देगा कि बिल हैज बीन वेरीफाइड, उतना ही देगा, वो दैट इटसेल्फ इज एक्सेप्टेड। ये बिल का फॉर्मेट है कोई स्टैंडर्ड या ऐसा? नहीं वो स्टैंडर्ड नहीं, कुछ बोलेगा वैसा हम लोगों जैसे दिखता है, बट प्रॉपर्ली ऐसा समझना चाहिए, पढ़ते समय समझना चाहिए। हाँ ऐसा एम्बिग्यूटी कुछ रहना नहीं चाहिए, तो समझने का जैसा नहीं या तो कंफ्यूजन ऐसा नहीं होना नहीं। फिर आप प्रोवाइड कर सकते हैं एक फॉर्मेट? सर भी कुछ स्टैंडर्ड पर क्यों ऐसा कुछ लेवल पे पर सिंगल हाँ वो भी चलता है सेल्फ डिक्लेरेशन page of the will has to be signed by the testator. One page, every page of the will has to be signed. एक जगह पे सिग्नेचर रखे तो सही। ऐसे प्लेन पेपर के ऊपर एक पुराना एक कहानी है बिल के प्राइवेट के बारे में। एक आदमी बस में ट्रैवल कर रहा था और मुंबई का ही कहानी, एक 20-22 साल पहले,
और अचानक से उसको हार्ट अटैक आया, अचानक से हार्ट अटैक आया उसको और ऑलमोस्ट वो मालूम पड़ गया कि वो मरने वाला। उसने वो टिकट जो लिया ना बस का टिकट, उसके नीचे लिखा क्या कि मेरा प्रॉपर्टी जो है ना, मैं मरने वाला हूँ बस में हूँ, मेरा प्रॉपर्टी मेरा लड़के को दे दो। और उस बस का टिकट को उन्होंने विल कंसिडर किया कोर्ट और उसको प्रोवाइड किया। ये कहानी है, एक स्टोरी है, एक्चुअल है स्टोरी, मतलब एक्चुअली हुआ है। बस कंडक्टर विटनेस था उसका, वो विटनेस एक रहता है ना, बस कंडक्टर विटनेस था उसका, और वो विल को जाके बस कंडक्टर को विटनेस में खड़ा करके उसको प्रोवाइड कराया और उसके लड़के के नाम से फ्लैट दिया, ट्रांसफर हुआ। तो विल का ऐसा कोई इधर भी लिखा भी नहीं है सक्सेशन एक्ट में कि विल क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, फॉर्मेट होना चाहिए। जब आप अप्लाई करते हो ना, प्रोवेट के लिए अप्लाई जब करते हो उसमें थोड़ा फॉर्मेलिटी, बट बनाते समय कोई फॉर्मेलिटी नहीं। ऐसा भी बना आपके हिसाब से आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज कैन बी एक ही विल में आ सकता है, आ सकता है। मतलब This, मेट्रो सिटी का प्रॉपर्टी अगर मैंने गांव में आपको अगर सपोज समझो बैंगलोर और दिल्ली का प्रॉपर्टी है और बॉम्बे का भी है, तीनों एक ही विल में है, बराबर है, तो 75,000 रुपीज भर के तीनों का एक साथ में हो सकता है, उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ हो जाएगा। भले उधर जरूरत नहीं है प्रोवेट का, बट यहाँ पे अगर ले लेते हो ना तो वो ऑथेंटिकेट ऑटोमेटिकली उधर का भी हो जाएगा, आपको अलग से फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा। फैमिली अरेंजमेंट और इसमें क्या है? फैमिली अरेंजमेंट जो है वो तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज आप मेंशन कर सकते हो ना। मैं आता हूँ फैमिली अरेंजमेंट में आता हूँ, शायद पीछे क्वेश्चन भी है उसका, वो 154 भी अटेंड करते समय वो भी मैं आपको बताता हूँ। वीडियो सेव किया मैंने, हाँ वीडियो सेव किया है। आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, मेट्रो सिटी का जो ये है प्रॉपर्टी है, अगर वो गांव में ये व्हील बना है, गाँव में विल देखो प्रॉपर्टी जहाँ पे है ना उधर ही आके उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ऐसा है क्या? मेट्रो सिटी का प्रॉपर्टी आपको मुंबई में है तो मुंबई में बॉम्बे हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। आप इधर का प्रॉपर्टी आप बोलोगे कि मैं गांव में जाके तहसीलदार के पास करता हूँ तो अलर्ट नहीं, क्योंकि वो जुरिस्डिक्शन इसका कोर्ट का बनता है ना, प्रॉपर्टी के हिसाब से जुरिस्डिक्शन बनता है यहाँ पे प्रॉपर्टी, ठीक है। तो दैट मींस अगर वहाँ पे प्रोवेट करवाए तो दैट इट इज नॉट वैलिड। 75,000 कोर्ट फीस है मैक्सिमम, 7% of the property value or 75,000 whichever is more, whichever is less, sorry more नहीं less। सर सो दैट मींस इफ प्रॉपर्टी इज इन मुंबई एंड मैंने वहाँ पे प्रोवेट करवाया बॉम्बे से वहाँ पे प्रोवेट होगा ही नहीं ना, लेकिन किया है, हो गया है तो वापस रिसेंट केसेस बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट, ये तीन जगह पे ही प्रोवेट होगा और किधर प्रोवेट होगा ही नहीं, भाई प्रोविजन ही नहीं, उधर टेस्टामेंटरी डिपार्टमेंट ही नहीं है दूसरे के पास, फिर कैसा होगा प्रोवेट नहीं होगा। ये तीन सिटी में ही प्रोवेट है, ये तीन हाई कोर्ट के पास ही जुरिस्डिक्शन और हाई कोर्ट के पास में भी सिटी, मुंबई सिटी, आपका औरंगाबाद का प्रॉपर्टी हाई कोर्ट में प्रोवेट नहीं होगा, वो आपको लोकल जुरिस्डिक्शन के पास जाके करना पड़ेगा। पुणे का प्रॉपर्टी नहीं होगा, थाना का भी नहीं होगा, ओनली मुंबई, ग्रेटर मुंबई, मुंबई एंड सबर्बन मुंबई, जैसा चेन्नई सिटी, ऐसा कलकत्ता सिटी, बस तीन ही जगह। क्या रजिस्ट्रेशन नहीं होगा कि प्रोवेट का प्रोसीजर नहीं होगा? प्रोवेट का प्रोसीजर नहीं है प्रॉपर्टी का। हाँ, आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास या तो आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा या फिर तहसीलदार होगा या फिर सरपंच भी कर सकता है, अगर एकदम गांव रहेगा, गांव खेड़े में सरपंच भी करता है, उनके पास भी अथॉरिटी है, पंचायत लोग रहते हैं ना, पंचायत राज के वहाँ पे वो लोग भी कर सकते हैं। दैट इज एक्चुअली प्रोवेट ही बोलेंगे उसको, बट टेक्निकली प्रोवेट नहीं है वो, लीगली इट इज जस्ट ऑथेंटिकेटिंग द विल, आप ऐसा बोलो। But what are the criteria for authentic that will? यही है ना, जाके आप उसके अथॉरिटी के पास सब लीगल है जाने का, जितने भी लीगल है उनको उन लोग से वो लोग लेता है, नो ऑब्जेक्शन लेता है कि विल इसके नाम पे है, मैं आई डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन टू ऑथेंटिकेट द विल, ये विल बराबर है, उसको भले मेरा भाई को दिया बट मेरे को ऑब्जेक्शन नहीं है, और उसके अंदर में ऑब्जेक्शन आता है तो चैलेंज हो गया, फिर चैलेंज हो गया, फिर विल इट विल कम टू द कोर्ट, फिर वो सिविल डिस्प्यूट हो गया ना, फिर कोर्ट में है। बिल मींस बिलिंगली जो भी कुछ करते हैं वो हर एक का ये होना चाहिए। सर अगर टेस्टेमेंट भी जबरदस्ती लेके गया होगा तो रजिस्टर ऑफिस में, हाँ टेस्टामेंट में लेके गया हो तो भाई वगैरह जो रहेगा दूसरा को बताएगा ना कोर्ट में, जबरदस्ती लेके गया, ऑलरेडी प्रूफ केस में कोर्ट का लेके काम है ना, हम क्या करें।
छोड़ दो, अभी हम नहीं करेंगे, कोर्ट को करना दो, जज बैठा है उससे। जनरली डॉक्टर का भी प्रेजेंस में वो सब करते हैं। डॉक्टर सर्टिफिकेट लेता है, डॉक्टर सर्टिफिकेट लेता है, विटनेसेस रहता है, तो ये सब प्रॉपरली आप करोगे ना तो जल्दी प्रूव होता है। अभी इसमें से एग्जीक्यूटर नहीं रहता है तो डाउट आता है, आप समझ रहे हैं, एग्जीक्यूटर नहीं भी रहता तो भी कोर्ट को डाउट आता है कि एग्जीक्यूटर क्यों नहीं बनाया, डॉक्टर का सिग्नेचर नहीं लिया, विटनेस नहीं बनाया, एग्जीक्यूटर नहीं बनाया, सिर्फ लिख दिया मेरा जो प्रॉपर्टी है मेरा लड़की को देना चाहता हूँ, अच्छा ही लिख के छोड़ दिया, तो डाउट आता है वैसे सब चीजों में, क्यों आया, किसने किया, एक दो लाइन का क्यों विल लिखा, एक्सप्लेन क्यों नहीं किया सही तरीके से, एग्जीक्यूटर क्यों नहीं है, फिर वो टाइम लगता है थोड़ा उसको प्रूव करने में, और कुछ नहीं, बट हो जाएगा, अगर जेन्युइन रहेगा तो हो जाएगा। कोई का रिकॉर्डिंग भी करते हैं सर, बड़ा रिकॉर्डिंग करते हैं। होता है सब कुछ। ठीक है, विल मूव अहेड। इमरजेंसी प्लान हो गया, ट्रीज वगैरह सोसाइटी के अंदर नहीं तोड़ना है, वो एक लिखा है, बहुत बड़ा पॉइंट है, वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि नहीं तो क्रिमिनल ऑफेंस है, वो आपका बीएमसी कोर्ट में जाता है और बेल लेना पड़ता है, वो नॉन वेलेबल मतलब वेलेबल है बट कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आपको अरेस्ट किया जा सकता है अगर आपने बेल छुड़ाया नहीं, तो ट्री को काटने से आप अवॉइड करिए, ट्री को इधर भी नहीं काटना चाहिए, तो बॉन्ड भर के आपको वो वारंट वापस लेना पड़ता है। वो कपिल शर्मा को तकलीफ हो गया उसका, कपिल शर्मा को तकलीफ हो अरे गया। कपिल मेरे को हुआ था, टाइगर कपिल तक जा रहे रीडेवलपमेंट में सर नो परमिशन इज अलाउड, कोई भी परमिशन ट्री काटने के लिए नहीं दे सकता है। रीडेवलपमेंट में रीडेवलपमेंट के हिस्से में वहाँ पे एक गाइडलाइंस दिया है बिल्डर्स को कि अगर आप एक ट्री अगर काटते हो तो उसके सामने 100 ट्री आपको किधर तो जाकर वापस नया ट्री प्लांट करना, ये सब कंडीशंस है। तो हम लोग बोलते हैं ना, बिल्डर क्या बोलता है इतना खर्चा होएगा, खर्चा है, उसको अलग से खर्चा है। आपके बिल्डिंग में हर एक ट्री का अलग अलग खर्चा है, वैलिएंट ट्री का रिलोकेट कर दो तो इतना है, प्रोमिनेंट ट्री का इतना है, वो गाइडलाइंस अलग है, तो मुझे नहीं मालूम क्या है, बट वो है डीसीपीआर के अंदर रूल्स के अंदर दिया हुआ है, तो वो सब है अलग अलग है। तो ट्री हम लोग नहीं काट सकते विद द परमिशन, बीएमसी वाला आके काट सकता है, हम नहीं काट सकते। वो मेरा सोसाइटी में वो इसके लिए मैं फंस गया, तो जाके बेल लेके एमएम कोर्ट में जाके बेल लेके आना पड़ा, 3000 रुपए अगर करो और जज को बोला अरे ऐसा हो गया माफ करो, हाँ ठीक है माफ, 3000 रुपए माफ करो, तो ट्री काटना इज ऑफेंस। बिल्डर क्या प्रैक्टिकली किया भी हुआ है, ऐसे डाल देते हैं, वीडियो उनके बीच में आता है, 1-2 महीना वेट करते हैं, झाड़ बन जाते हैं, फिर फोटो लेते हैं, अप्लाई करते हैं, फिर कटवा देते हैं। जो गलत काम करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बट हम लोग अगर डायरेक्ट सही रास्ते से जाना है तो पहले फॉलो करें। अगर आपको गलत काम करना है तो ये बुक सब बंद कर दें, कोई भी नहीं करते, हमारे मन मर्जी, मैं राजा, मैं मंत्री, मैं ही राजा, कोई मेरे को क्यों न हटाएगा, तो ये सब चलो मोड्स ऑफ सर्विस, हाँ मोड ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, एक मिनट वो करेंगे बाद में। It shall be open to the society having regard to the importance of the matter and the specific provision made to give notice to every general body meeting and communicate the resolution or the decision to the members of the society at their last known address। देखिए वो बोलते हैं सर्विस, आप मीटिंग का नोटिस, एजेंडा, मिनट्स सब मेंबर को देना है। जनरल बॉडी मीटिंग का लिखा है, कमेटी का नहीं लिखा है क्योंकि कमेटी का सबको नहीं देना, इट इज ओनली रिटन अबाउट जनरल बॉडी मीटिंग्स। कैसे कैसे दे सकते हैं, लास्ट नोन एड्रेस पे दे सकते हैं, या तो हैंड डिलीवरी दे सकता है, रजिस्टर पोस्ट से भेज सकते हैं, या ईमेल से भी भेज सकते हैं। तो ईमेल इसमें ऐड किया, पहला नहीं था इसमें, अभी ईमेल ऐड किया, तो ईमेल इज आल्सो अ प्रॉपर सर्विस। अगर आपको नोटिस देना है तो ईमेल से आप कर सकते हैं। A copy of such notice or resolution shall be displayed on the notice board। ठीक है, नोटिस बोर्ड में आप डाल सकते हो। अभी आगे पढ़ो और मजेदार। And thereupon the notice shall be deemed to have been duly given to communication and deemed to have been duly made and complaint received or made that the notice communication was not received or not sent to the current shall not affect the validity of the communication। इसका मतलब क्या हुआ? Yes. What does this mean? If it is one नहीं मिला तो notice board, You don't need to do anything else। हाँ अगर आपको कोई एजेंसी नहीं जाना है,
कोई भी इसमें नहीं जाना, कंट्रोवर्सी में, झंझट में, नोटिस देना नहीं मिला, किधर मिलता है, क्या करना है, नोटिस बोर्ड में लगा दो। एक बार नोटिस बोर्ड में लगा दिया तो सबको सर्विस होगी। assume to be delivered. टीम टू हैव डिलीवर। और क्यों? क्योंकि मेंबर का ड्यूटी है आके वो नोटिस बोर्ड देखे। मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है या मेरा ड्यूटी है दोनों कि मेरे को नोटिस बोर्ड में लगाना है एज अ कमिटी, मैंने लगा दी। अभी मेंबर को आके देखना है, अगर वो ऑस्ट्रेलिया में रहते तो किसी को भेजना है जाके देखो नोटिस बोर्ड में कुछ नोटिस है क्या और मेरे को बताओ, फोटो ले लो और मेरे को दे दो, जो भी है। अगर मैं घाटकोपर में रहता हूँ और भाड़े पे दिया और मैं अंधेरी में रहता हूँ दूसरी जगह पे, तो घाटकोपर आना है, देखना है, वो सोसाइटी मेरे घर पे नहीं भेजेगा, नहीं भेजा तो अच्छी बात, नहीं भेजा तो मेरे को जाके देखना है। तो इट इज डीम्ड टू हैव बीन डिलीवर्ड, तो कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता मेरे को नोटिस नहीं मिला मीटिंग, तो नोटिस बोर्ड में लगा दिया। सर नोटिस का कुछ इतना दिन रखना मांगते हैं नोटिस बोर्ड पे, ऐसा कुछ है कि नहीं? आपको जितना दिन का नोटिस पीरियड है उतना दिन तो लगाना चाहिए। 14 डेज का नोटिस है तो 14 डेज पहले लगेगा ना नोटिस। लेकिन सर कॉपी मांग सकते हैं ना अपन, किसका? जो नोटिस का है वो कॉपी हम लोग डिमांड कर सकते हैं ना ऑफिस में। नहीं यार, चलो नोटिस बोर्ड में नोटिस लगा If I am staying दिया, at- आप वापस हाँ If I am staying at Borivali, the flat is in the city, जाना आने को तकलीफ है तो हम पोस्टेज चार्ज लगेगा उसको, बस बराबर है, वो भी आपसे नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। उस सर्विस चार्ज के अंदर आप देखो पोस्टेज भी आया है, तो उसके अंदर अगर 100 रुपया आपका पोस्टेज चार्ज हुआ और आपके सोसाइटी में 50 मेंबर है तो हर मेंबर से 2-2 रुपये लेना पड़ेगा। वैसा है, एक्ट ऐसा बोलता है, रूल पहला ऐसा बोलता है कि दैट इज इंक्लूडेड इन सर्विस चार्ज, और सर्विस चार्ज में जो भी इंक्लूडेड है वो सब मेंबर से इक्वली कलेक्ट करना है। वो ये नहीं बोल सकता है कि अरे वो मेंबर को आपने भेजा ना तो मैं क्यों बोलूं, मेरे को तो आप नोटिस कुरियर से नहीं भेजा, स्पीड पोस्ट से, वो मेंबर को आपने भेजा, उनका खर्चा उनको दे दो ना, मैं क्यों बोलूं, ऐसा नहीं ऑब्जेक्शन ले सकता कोई। सोसाइटी को कलेक्टिवली देना है पैसा, सोसाइटी का खर्चा बढ़ता है। ईमेल बढ़ जाता है, क्या करेंगे? Sir, if the flat is rented and such a notice is given to the person who is staying right there, is it considered? वो उसमें कवर नहीं किया, नहीं तो नहीं कवर, इसके लिए नोटिस बोर्ड मिला। कोऑपरेटिव ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च, नोटिस बोर्ड बराबर प्रॉपर एरिया में होना चाहिए। वो मेरे को परसों कोई आया था, तो बोलता है हमारा नोटिस बोर्ड टेरेस पे है। ऐसा तो किधर लिखा है क्या, ऐसा पूछा मैंने, बोला ये देखो लिखा है कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस में लिखना चाहिए, तो बोलते हैं टेरेस के ऊपर कॉन्स्पिक्यूअस है, ऐसा वो बोलता है। तो मैंने बोला टेरेस एक्सेस तो होना चाहिए, तो मैं बोला उसको conspicuous part of the building on which shall be exhibited all notices and communication referred the statement of accounts वगैरह वगैरह MCS rules, if there are more than one building a similar notice board shall be fixed at all the buildings। बोलता है सर इसमें तो किधर ऐसा लिखा नहीं है कि टेरेस पे तो नहीं लगा सकते, पर मैंने बोला टेरेस पे क्यों लगा है, टेरेस पे क्यों लगा है, तो बोलता है हमारे जो रिक्रिएशनल एक्टिविटी है ना सब टेरेस पे। तो पहले ये नहीं बोला, पहले सिर्फ मेरे को बोला मैं टेरेस पे, मैंने बोला टेरेस पे क्यों लगा है, कॉन्स्पिक्यूअस नहीं, क्या बोलते सर मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस, ऐसा बोलता है। तो मैंने बोला क्यों है, तो बोलता है मेरा पूरा जितना भी एक्टिविटी है, जॉगिंग ट्रैक ये वहाँ सब ऊपर टेरेस में ही है, तो नीचे लोग कम आता है, और गाड़ी सीधा उसको यहाँ से निकाल लेता है और चला जाता है, नोटिस बोर्ड नीचे का कोई देखता नहीं है, तो मैंने इसके लिए ऊपर लगाया, फिर चलेगा। हर चीज का एक रीजन होना चाहिए, ठीक है। पेनल्टीज फॉर ब्रीच ऑफ बायलॉज, वो और ब्रीचर्स एनी ऑफ दिस बायलॉज जितना भी है उसमें प्रॉपर्ली लिखा है, पर साल आप 5000 रुपए से ज्यादा उसको पेनल्टी नहीं ले सकते, 5000 इज द मैक्सिमम पेनल्टी पर ईयर होगी। लेकिन सर वो एक केस में तो 2.5 लाख रुपया लगाया था उसको, वो तो कोर्ट से नहीं कोर्ट से सोसाइटी ने लगाया, रजिस्टर सोसाइटी ने लगाया, सोसाइटी ने इसके लिए क्या हुआ है उसका विंडो जो है उसने बैन ये लगाया। देखो इसमें ये बोलता है कि ब्रीच ऑफ बायलॉज इज ओनली फॉर ब्रीच ऑफ बायलॉज, बायलॉ के पॉइंट में कोई ब्रीच रहेगा तो वो तो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन और एंक्रोचमेंट का पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है, आप थोड़ा सा रुक जाओ, ज्यादा पैसा
देने के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। सर एक मेंबर का वाटर रूट नल चालू करता था और उसकी वजह से पानी तो रिपेयर करने का कॉस्ट चार्ज इसमें वो तो है और एवरी मंथ उसको 500 चार्ज करते थे सोसाइटी अलाउड है ये अलाउड है नहीं है वो जनरल बॉडी ने लिया है। अगर सच में अगर वो आप बता सकते हो कि उसके वजह से क्या डैमेज हुआ और रिपेयर हुआ है उसके सामने तो अलाउड। बट ऐसे ही आप तकलीफ देने के लिए ले रहे हो तो फॉल्ट नहीं तो हर महीने छोड़ के जाता है। एवरी मंथ उसको 500 चार्ज पानी का भी पैसा ले लो वेस्ट कर रहे हैं वो भी ले सकते हैं। बीएमसी में कंप्लेंट हो रहा है हमारा मीटर बढ़ रहा है करके ले रहे पानी का डीएमसी विस्तार पर खिलाना क्या करने के लिए ये सोसाइटी का जो टेरेस है कॉमन पैसेज बोल के हम लोग यूज़ कर रहे हैं है ना। ये अभी बहुत लोगों ने रेंट पे दिया अपना दुकान वगैरह वो चाहे ICICI बैंक का ATM को दिया तो उन लोगों ने ऊपर जाकर के बहुत बड़ा बड़ा डिश वगैरह लगाया तो कैन द सोसाइटी चार्ज मनी फॉर दैट थिंग। जैसे डिश एंटीना वगैरह सब बहुत लगाए हैं कोई ATM का है इसका है उसका अलग अलग पर्पज के लिए। देखिए एक मिनट अभी वो मेंबर का है या फिर वो बिजनेस पर्पस का है वो नहीं उसने रेंट पे दिया अपना डाला जो है अपना दुकान वो ATM बनाने के लिए दे दिया बैंक को ICICI बैंक वो बैंक वालों ने ऊपर जाकर के ना ये सब अपना वो सब लगाया पूरा उनके ATM का यूनिट समझ गया। आपने अलाउ कैसे कर और बहुत ऐसा देखिए इसमें ऐसा स्पेसिफिक क्लॉज कुछ नहीं है। ओके सोसाइटी परमिशन नहीं परमिशन आपको ऐसा नहीं देने का भी ऐसा नहीं है रजिस्टर दे देगा। अगर आप सोसाइटी ने नहीं दिया ना रजिस्टर को अप्लाई करोगे तो रजिस्टर आपको परमिशन दे देगा। लेकिन यूटिलाइजेशन ऑफ द मेंबर्स सोसाइटीज प्लेस है ना सर वो सोसाइटी का ही आती है बाहर का आदमी नहीं है। तो रेंट प्राइवेट ले लिया ना जगह उतना जो भी स्क्वायर नहीं प्राइवेट नहीं देखिए अभी मैं पढ़ता हूँ आगे एक क्लास है उसमें अगर कवर होते आगे पढ़ता हूँ। एंटीना जो है वो साउथ ईस्ट में जाना चाहिए तो टेरेस के ऊपर में वो जाकर के करें साउथ ईस्ट में खाली डिश एंटीना छोटा रहेगा तो सब बिल्डिंग में लगता है इतना वो ATM का बड़ा बड़ा मशीनरी कुछ लगा है तो देखते हैं आगे थोड़ा 2 पॉइंट मैं आता हूँ 2 पहलों के बाद आएगा मतलब उसमें आपका बैठता है कि देखिए सोसाइटी जो हम लोग लेट पेमेंट करते हैं मोस्टली हम लोग भी लगाते हैं इसके ऊपर इसके पेनल्टी मेंटेनेंस जो नहीं लगा क्योंकि प्रोविजन ही नहीं लेकिन वो सर ATM और जनरल बॉडी में भी पास हो देखो हमारा सबसे पहला हमारा दिमाग से हमको निकालना पड़ेगा कि जनरल बॉडी में पास कर दिया मतलब वो भले ही जनरल बॉडी को सुप्रीम करके बोला गया मानता हूँ हमने पहला पढ़ा था सर्टिफाई एक्ट उसमें जनरल बॉडी इज सुप्रीम बट सुप्रीम उसकी मांग की लिखा है बट दे हैव टू एक्ट अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्ट में किधर दिया है क्या ले सकते हैं नहीं दे सकते तो नहीं पास कर सकते एक्ट इसके अंदर दिया हुआ चीज को लेफ्ट राइट सेंटर पास करो बट जो नहीं दिया वो नहीं दे सकता सर PNL में भी वो 10,000 ज्यादा पेनल्टी हम लोग दिखा दे सकते वो भी ऑब्जेक्शन आपका ऑडिटर को लेना चाहिए 21% खाली चार्ज मैक्सिमम इंटरेस्ट नहीं इंटरेस्ट अलग है वो तो रेंट में दिया हुआ आदमी को बोल रहा है ना वो तो आपको ऑडिटर को मार्को वो भी दिखाना चाहिए था जैसा दूसरा आपको ऑडिटर ने दिखाया ये भी आपको ऑडिटर को दिखाना चाहिए था आप रेंट वाले से ऐसा कैसा चार्ज करते हो एक्चुअली तो जो पेमेंट नहीं करता है उसको कैसे वसूल कुछ एक्स्ट्रा मेरे को लगा रेंट वाले से कुछ ले रहे हैं सर्विस चार्ज बोल रहे हो पेमेंट ऑफ रेंट मेंटेनेंस का पेमेंट अगर रहेगा आपका और आप लेट फी के बदले आप इंटरेस्ट ही लगा रहे हो देखिए बात देखिए अब देखिए अभी आपको बताना पड़ेगा आप बताना पड़ेगा वो कितना परसेंटेज उतना ही और 21% तक जा सकते हैं और हर एक को नहीं लगाना ऐसा नहीं कि एक को 10% दूसरे को 15% ऐसा ये महीने का इंटरेस्ट नेक्स्ट महीने में आया ना उससे चौथा महीने पे दिया तो ऐड नहीं होता जाएगा प्राइमरी को ही लगेगा सिंपल अमेंडमेंट ऑफ बायलॉज प्रपोजल टू अमेंड 14 डेज का जनरल बॉडी मीटिंग का नोटिस है रेजोल्यूशन पास करना है by not less than 2/3 majority of the members present
अभी वापस वही है, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट मतलब टोटल सोसाइटी का 2/3 लोग होना चाहिए। मेकिंग ऑल्टरेशन अबॉर्गेशन इज अप्रूव्ड एंड रजिस्टर्ड बाय द रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी। क्या प्रोसीजर दिया है बायलॉ अडॉप्शन का? क्या हमको करना है, वो नोटिस देना है, 14 डेज का नोटिस देना है, स्पेशल जनरल बॉडी बुलाना है, 2/3 मेंबर्स वहाँ पे रहना है, सिंपल मेजॉरिटी से पास करना है, रजिस्ट्रार के पास भेजना है अप्रूवल के लिए। उसके बाद अप्रूवल होने के बाद आपका बायलॉ अमेंड हो सकता है, क्या क्या अमेंड करना आपको उसके हिसाब से हो सकता है। Committee shall regulate the operation of lift, solar water heaters, etc., considering the convenience of the majority of the members. ये जनरल क्लॉज है, ये ऐसा यूटिलिटी के हिसाब से regulating the facilities. Restriction on playing games. The meeting of general body may, after taking into consideration the location of the building, society, surrounding area, open areas available, space available for playing games with the members of society and the children, allow such games to be played during such hours as may be fixed by the general body of the society and subject to such restrictions, changes, penalties as it may impose. ये ओपन क्लॉज है, ये सब चीज के लिए जनरल बॉडी रेजोल्यूशन से आप कर सकते हैं। कभी कितना दिन खेलना है, कभी खेलना है। अगर कोई ब्रीच किया तो पेनल्टी क्लॉज जो आपने जनरल बॉडी में डिसीजन लिया वो पेनल्टी क्लॉज लग सकता है। अगर वो नहीं पे करेगा तो उसका रिकवरी में जा सकता है, 154 329 में आएगा, आ सकता है। कोई जो भी चार्जेस लगाया सोसाइटी ने पे नहीं किया तो वो रिकवरी में आएगा। लेटिंग आउट कॉमन स्पेसेस, अभी सर आपका पॉइंट आया, the society shall not let out or give on leave and license basis or permit any subletting any open space available under the staircase, terrace, open ground, lawn, clubhouse, common area to any person whether the member of the society or not for any purpose whatsoever. कौन हो गया आपका? तो आप क्या करेंगे? मना करेंगे उसको कि सोसाइटी का कॉमन एरिया, टेरेस तो कॉमन एरिया ही है ना, आप नहीं कर सकते। शैल नॉट लेट आउट मतलब क्या है? तो सोसाइटी शैल नॉट लेट आउट का मतलब क्या है? शैल नॉट लेट आउट तो मेन क्रक्स क्या है? नहीं देना चाहिए। क्रक्स क्या है? क्रक्स उसके अंदर में कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, उसका ऑप्शन है, मतलब जनरल बॉडी रेजोल्यूशन पास किया करके नहीं बोल सकते, उसका मतलब वो है। ओके, उसका मतलब ये है शैल नॉट अलाउ मतलब वहां पे कुछ भी और नहीं चलेगा। आप बोलोगे कि नहीं जनरल बॉडी ने रेजोल्यूशन पास किया कि उससे आप हर महीना 5000 का भाड़ा लेंगे बट टेरेस यूज करने को देंगे, नहीं हो सकता, वैसा वो बोल रहे हैं। तो एक्चुअली नहीं हो सकता। अभी आपका आप बताओ उसको ऐसे उसने ऑलरेडी लगा चुका है तो हटाने को बोलो। उसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ओके, ये पॉइंट पढ़ लिया था, नहीं लगाने का बोल दिया, अभी नेक्स्ट पे आएगा। सर nowadays we get like proposals कि हमको शूटिंग करना है या those kind of activities ऐसा मना नहीं है, इसमें कुछ लिखा नहीं है। इसमें जो लिखा है वही हमको नहीं करना है, इसमें जो नहीं लिखा है वो सब कुछ कर सकते हैं। This refers to permanent तो ऐसा परमानेंट लिखा नहीं है, नहीं लिखा है। देखो कॉमन एरिया में कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा करके लिखता है, परमानेंट या टेम्पररी ऐसा तो लिखा नहीं है। तो ये पॉइंट उसने बोल दिया लेटिंग आउट ऑफ कॉमन स्पेसेस, तो आप लेट आउट नहीं कर सकते हो, कोई भी लेट आउट नहीं कर सकते। अभी लेटिंग आउट और गिवन ऑन लीव एंड लाइसेंस, मतलब लेटिंग आउट बोलेगा तो लोग को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि लेट आउट मतलब पैसा लेके ही देना है, दैट इज कॉल्ड एज लेटिंग आउट। ऐसा नहीं लगना चाहिए बोल के उसने बाद में लीव एंड लाइसेंस और रेंट करके भी डाल दी, तो कुछ भी अलाउड नहीं। Sir, then what about EV? Nowadays, they are taking as a common space for EV charging station. तो उसमें क्या हो सकता है? तो ईवी चार्जिंग के लिए अभी सर्कुलर आया ना गवर्नमेंट कि आप ईवी चार्जिंग दे दो, आए सर, जो भी इसमें नहीं है ना, है ना, चार्जिंग का है, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन भी है और रजिस्टर का ऑर्डर भी है। तो जो लोग जाके सोसाइटी ने अप्रोच किया, रजिस्ट्रार ने वो नोटिफिकेशन को देके ऑर्डर पास किए कि आप अलाउ करोगे। तो जो इसमें नहीं है और आप जाके, क्योंकि क्या है ना, मैं लास्ट टाइम भी शायद आपको बोला था, ऐसा लग रहा है मेरे को, जो स्टेट का डेफिनेशन है, स्टेट अथॉरिटी और एक्ट, ये आपको पढ़ना पड़ेगा अपना
कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन किसको स्टेट बोलता है और किसको एक्ट बोलता है। स्टेट के अंदर सब कुछ आता है। स्टेट के अंदर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी आता है, स्टेट गवर्नमेंट भी आता है, अथॉरिटीज भी आता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी आता है, आपका आईएएस ऑफिसर भी आएगा, आपका एडमिनिस्ट्रेटर रजिस्ट्रार भी आएगा। एवरीथिंग कैन बी कंसिडर्ड एज ए स्टेट। क्यों? जब भी आप कोर्ट में जाते हो, देखो क्यों ये सब स्टेट में आता है, क्योंकि जब भी आप कोर्ट में जाते हो, अगर कोई डिस्प्यूट आता है कोई अथॉरिटीज के सामने, तो तभी आप देखोगे कि वो पर्टिकुलर अथॉरिटी जब रिप्रेजेंट करता है तो उसमें लिखा रहता है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। आपने देखा होगा जब भी कोर्ट में जाता है तो कौन उसको एक गवर्नमेंट प्लीडर उसको रिप्रेजेंट करेगा, कोई आम आदमी एडवोकेट अपॉइंट नहीं करेगा उसको। वो उसका केस हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट प्लीडर या तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, क्रिमिनल होगा तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और अगर सिविल मैटर होगा तो गवर्नमेंट प्लीडर। जो गवर्नमेंट प्लीडर होता है गवर्नमेंट से अपॉइंटेड आदमी रहता है, और गवर्नमेंट से अपॉइंटेड आदमी गवर्नमेंट का अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो स्टेट के अंदर आ जाता है, कवर हो जाता है। सिमिलरली एक्ट किसको बोलता है करके, एक्ट जो भी है उसमें लिखा हुआ है, इट कैन बी ए स्टैट्यूट, इट कैन बी ए लॉ, इट कैन बी ए बायलॉ, इट कैन बी ए सर्कुलर, इट कैन बी ए गवर्नमेंट रेगुलेशन, एवरीथिंग इज कंसीडर्ड एज एक्ट। तो अगर कोई भी चीज, अभी फॉर एग्जांपल वो इलेक्शन, वो 30 मेंबर का सोसाइटी और 50 मेंबर का सोसाइटी में कोरम के बारे में एक सर्कुलर आया, तो लोग ने पूछा ये सर्कुलर है, ये तो एक्ट में तो ऐसा क्लियर दिया नहीं है, बट एक्ट का मीनिंग हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सर्कुलर भी एडेड है, तो यू हैव टू कंसीडर दैट आल्सो एज पार्ट ऑफ द एक्ट। तो सिमिलरली अगर जीआर गवर्नमेंट ने निकाला बैटरी चार्जिंग के लिए, तो यू हैव टू कंसीडर बायलॉ में नहीं है, क्योंकि बायलॉ अमेंड नहीं हुआ, तो बायलॉ अमेंड होने के शायद आ जाए, बट तब तक एक्ट में अगर इंक्लूडेड सर्कुलर के बेसिस पे आ गया तो उसको आपको मान्यता देना है, एक्सेप्ट करना है। बट जो नहीं है वो नेक्स्ट पढ़ो, पेनल्टीज फॉर एंक्रोचमेंट ऑफ कॉमन स्पेसेस, तो आपको 5 टाइम्स पेनल्टी लगा सकते हो, मंथली मेंटेनेंस का 5 बार पेनल्टी लगा सकते हो। आपको मना किया है फिर भी कोई जाके कर रहा है, बट आपको मना करना चाहिए। आपने मना नहीं किया तो फिर वो एंक्रोचमेंट नहीं है, मतलब पेनल्टी में आप लगा नहीं सकते हो। आपको जिस दिन मना किया कॉमन एरिया में आप मत लगाओ, फिर भी जाके उसने लगाया तो आप 5 टाइम्स पेनल्टी लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वही है 169 ए वही बोलता है, 169 ए भी बोलता है कि मेंबर शुड यूज द फ्लैट फॉर द पर्पस फॉर व्हिच इट हैज बीन सैंक्शन। तो ये क्वेश्चन ये भी आता है कि फ्लैट तो उन्होंने तो सीए का इंस्टीट्यूट चला रहा है, क्लासेस चला रहा है, हाँ, और वहाँ पे डिस्पेंसरी चला रहा है, ऑफिस है, तो ये सब हम लोग पेनल्टी लगा सकते हैं क्या 5 टाइम्स बोलता है, क्योंकि ये क्रॉस के नीचे ही आए तो हम लोग इसका भी 5 टाइम्स लगा सकते हैं क्या, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो फिर क्या करने का, फ्लैट का डेफिनेशन में जाएंगे बायलॉ, अगर फ्लैट के अंदर जो जो फ्लैट करके बताया गया है वो सब इससे आप कर सकते हैं। अगर आपको कमर्शियल करना है तो आपको फिर चेंज ऑफ यूजर करके लेके सोसाइटी से एनओसी लेके बीएमसी से अप्रूवल लेके आप कर सकते हैं चेंज ऑफ यूजर, तो उसको ऑटोमेटिकली आपको 3 फेस लगता है, तो 3 फेस का एनर्जी मीटर लग के करंट लगेगा अलग से आपका, फिर बीएमसी का प्रॉपर्टी टैक्स चेंज हो सकता है, कमर्शियल टैक्स लगाएगा, वो अप्रूवल के बाद में, नॉट विदाउट अप्रूवल। If somebody has to display a board उसके धंधे का सोसाइटी के कंपाउंड वॉल पे, तो वो अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। लेकिन सर आप जो बोल रहे हैं अभी, अगर वो ब्लॉक फीस वगैरह वायरिंग कर सकते हो तो सोसाइटी के खिलाफ रहेगा, बीएमसी उसको पैसा अलाउड करेगा, बड़े खिलाफ चेंज ऑफ यूजर जो आप फ्लैट के डेफिनेशन में आया तो ही बोल रहा हूँ, नहीं तो नहीं। आज जाके अगर आप बोलोगे मैं फैक्ट्री चलाता हूँ, फैक्ट्री अलाउड, फैक्ट्री फ्लैट के डेफिनेशन में नहीं दिया है ना, फ्लैट के डेफिनेशन के अंदर जो दिया है, क्योंकि फ्लैट का डेफिनेशन वो सोच के दिया है जो ऑब्जेक्ट्स को भी आपको डिफीट नहीं करना चाहिए। ऑब्जेक्ट्स हर समय मुद्दा मेन तो ऑब्जेक्ट रहेगा, सो बेटर देन ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए, बिजनेस इसको बोलते हैं। तो मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, प्रोफेशनल प्रैक्टिस हो, वो ऑब्जेक्ट के खिलाफ नहीं है और मैं उसको फ्लैट में यूज करना चाहता हूँ तो दे सकता हूँ। लेकिन सर मेंबरशिप फॉर्म भरते टाइम अगर उसमें लिखा है कि दिस विल बी फॉर रेजिडेंशियल पर्पस और फिर कमर्शियल के लिए यूज कर रहे हैं तो चेंज ऑफ यूजर बोला ना मैंने, इसके लिए लेना पड़ेगा चेंज ऑफ यूजर। फॉर्म नंबर 3 भर के दिया होगा ना उसने, फॉर्म नंबर 3 तो पर्पस फॉर व्हिच इट इज तो लिखा है ना,
टेम्पररी यूसेज ऑफ टेरेसेस एंड ओपन स्पेसेस, अभी आया वो पॉइंट। अभी टेम्परेरीली अगर यूज करना है तो नॉट विथस्टैंडिंग द प्रोविजन ऑफ 169, आगे वाला बयला को छोड़ के नॉट विथस्टैंडिंग उसको मत कंसीडर करो। द कमिटी में अलाउ टेम्पररी यूज ऑफ द टेरेस अवेलेबल ओपन स्पेसेस ऑन रिटन एप्लीकेशन फॉर एनी फंक्शन, restriction on payment of such charges of the society as the meeting of general body of the society will decide। तो अगर आपको टेम्परेरीली देना है कोई करने के लिए तो जनरल बॉडी में एक स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन पास करके रखो, लोग ये कॉमन एरिया यूज करने के लिए देंगे, 1-2 दिन बर्थडे पार्टी है, शादी है, रिसेप्शन है, कोई भी फंक्शन है, घर में पूजा वूजा है, तो उसका एक पर्टिकुलर चार्ज फिक्स करो और वो पैसा ले लो, टेम्परेरी 1-2 दिन के लिए यूज करने के लिए आप दे सकते। परमानेंट यूसेज वगैरह नहीं हो। ये आपने पूछा, ये आपने जवाब रेफ्रिजरेटर हम लोग बर्थडे पार्टी के लिए दे रहे हैं, मतलब लीगली वी कैन गिव इट। यस, 170 पहले कोड करके दे दो। फीस फॉर सप्लाई ऑफ कॉपीज 171, पोचा मोचा कॉपी लेने के लिए कितना कितना पैसा है वो लिखा है उसमें, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। 16 उसमें कंटिन्यूएशन 170 सोलर कनेक्टेड है। हाँ, if allowed exhibition of advertisement board on any part of the building including terrace on such terms and conditions as approved by general body meeting, any member want to install a solar energy water heater, solar energy electrical system, then space shall be made available to such member on the terrace as per availability. The said system may include solar water, cold water stand, etc., solar panels. Requesting provide space for renewable energy, then it shall be binding on the society to allot space for this particular premises. It has to be made available. Space should be made available if it is Should be made available. if it is available, ऐसा लिखा है ऊपर लिखा है कि shall be made available to such persons on the terrace as per availability। तो available terrace में जगह ही नहीं रहेगा तो मैं कहाँ से, अगर terrace में जगह रहेगा तो renewable energy प्रमोट करने के हिसाब से वो बोलता है आप ये सब लगाने के लिए अलाउ करो। If space is there, they cannot deny. If space is there, they should not deny। अगर वो नहीं देता है तो you have to approach the registrar, इतना ही। बायलॉस में जो लिखा है अगर आपको वो नहीं मिल रहा है तो रजिस्टर के पास जाने का आपका ऑप्शन। सर ये टेम्पररी यूजेज का है या परमानेंट का है? ये टेम्परेरी में नहीं है ना, ये नीचे आप एक दिन के लिए तो सोलर हीटर नहीं लगाओ, तो इट विल कम ऑन अ परमानेंट यूसेज And this will not be charged. नहीं, इट विल नॉट बी चार्ज। बट सर वहाँ पे वो लोग फिर कभी भी कम्युनिटी ऑब्जेक्शन उठाती है कि वी कैन नॉट पंक्चर द वॉल, पैराफिट वॉल, तो फिर देन हाउ देन दिस कैन बी इंस्टॉल्ड? तो वो सब चैलेंजेस है थोड़ा, तो अभी शायद अभी देखते हैं नया रिवीजन कुछ आ रहा है, रूल्स में कुछ चेंज करके इन लोग आ रहा है, क्योंकि बहुत सारा सोसाइटीज अभी लगाना चाहता है, लोग लगाना चाहते हैं, मना तो नहीं कर सकते। गवर्नमेंट बोलता है रिन्यूएबल एनर्जी यूज करो, अभी कुछ तो देयर हैज टू बी सम मिडवे का, दोनों को कुछ करना पड़ेगा। तो ये प्रोटेक्शन ये सब आप ले लो, उसके बाद में आप करो, ऐसा करके कुछ आएगा। बिकॉज द टॉप फ्लोर पीपल दे डोंट साइन द एनओसी, वो बोलते कल को अगर कुछ लीकेज आ रहा है हो सकता है, यू आर राइट, बट है चैलेंजेस है थोड़ा थोड़ा, बट दोनों को यू हैव टू सैटिस्फाई ऑल द पार्टीज, ऐसा कुछ बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। सर मोबाइल टावर ना एक्चुअली क्या है, वो बीच में बहुत बड़ा इसका इशू था, बोलता है हेल्थ हज़ार्ड तो था ही, बोलता ऑब्जेक्ट्स में नहीं, सोसाइटी के ऑब्जेक्ट्स में पैसा कमाना किधर है? सोसाइटी और एवरीथिंग होर्डिंग ले लो, मोबाइल टावर ले लो, ये सब पैसा बिजनेस एक्टिविटी के हिसाब से करके बहुत सारा सोसाइटी कोर्ट में गया था, बट कोर्ट ने बोला कि अगर तुम लोग अगर नहीं देगा तो वो होर्डिंग वाला या फिर उनका राइट टू डू बिजनेस वाला एक हमारा एक आर्टिकल 19 है, आप बिजनेस किसी को करने के लिए अवॉइड, आप किसी को मना नहीं कर सकते। वो बोलता है टावर बिल्डिंग में ही टावर लगाएगा, आप टावर स्पेस नहीं दोगे तो फिर वो बिजनेस आपको ही आपका टावर का एंटेना नहीं मिलेगा तो आप मोबाइल कैसा यूज करोगे? तो ये बहुत सारा इसके आर्गुमेंट्स और वो तो साइंटिफिकली वो बोला आप प्रूव करो, तो रिपोर्ट आया है कि इसमें से कोई रेडिएशन नहीं है। ये सब हो गया कि 5, 7, 8, 10 जब टावर आया था 15 साल पहले, तब ये सब डिस्कशन हो गया। बाद में बोला कि आप केस टू केस बेसिस पे आप दे सकते, तो सोसाइटी पासेस रेजोल्यूशन इट कैन बी गिवन, और उसमें से फिर बाद में ऐसा सर्कुलर भी आ गया कि
कि उसमें से 50% जो पैसा है ना आपको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और बाकी का 50% आपको रिपेयर्स मेंटेनेंस फंड में डालना पड़ेगा, क्योंकि मेंटेनेंस के हिसाब से अगर सोसाइटी को कुछ लगा उस वाले इंस्टॉलेशन से तो आप रिपेयर फंड से लेके आप यूज करो। इसके लिए वो एक मैं वही बोला बीच का रास्ता निकाला, कोर्ट ने बोला ऐसा कुछ करो फायदा भी हो जाए, ऐसा भी नहीं लगे कि धंधा ऐसा कुछ बड़ा बिजनेस कर रहा है, एट द सेम टाइम पब्लिक इफेक्ट भी नहीं हो जाए, ऐसा कुछ बीच का रास्ता है। तो वो कोर्ट का काम है, हम लोग इसमें जो लिखा वो पढ़ना है, इसकी बाहर वाला मैं भी नहीं जानता क्या क्या हो सकता है। So 50% should go to repairs and maintenance. रिपेयर एंड मेंटेनेंस 50% मेंबर्स। वो सर इधर लिखा है 170 में अगेन फोर्थ लाइन है, सब्जेक्ट टू सच रिस्ट्रिक्शंस, वो एक्चुअली सब्जेक्ट रिसर्च अच्छी मतलब अगर आप यूज कर रहे हो ओपन एरिया तो अभी जैसा इन्होंने बोला वो आप डैमेज नहीं कर सकते हो, प्लांट्स अगर लगा है तो उसको नहीं निकाल सकते हो, या कुछ बीम है तो बीम को डैमेज नहीं होना चाहिए, वो सब रेस्ट्रिक्शन डाल सकते हो। फीस ऑफ सप्लाई हो गया, रिटर्न ऑफ कंप्लेंट्स, मेंबर्स shall submit complaint application to any of the office bearer of the society in writing. After receipt of the committee shall take decision in the immediate managing committee meeting and communicate the same to the concerned member within 15 days. The member, if it is not satisfied with the decision and does not receive the communication, may approach the competent authority. ये समझ गया ये 3 पॉइंट। अभी कौन सा कंप्लेंट किस किस के पास जाएगा वो नीचे लिखा है, वो आप पढ़ लीजिए, उसमें क्या क्या कंप्लेंट्स है वही है, पुलिस के पास क्या जाएगा, म्युनिसिपैलिटी में क्या जाएगा, ये सब लिखा है। लास्ट में फेडरेशन, अगर कोई फेडरेशन रिलेटेड मैटर्स है, फेडरेशन रिलेटेड मतलब वो वाला फेडरेशन सोसाइटी वाला फेडरेशन, जो सोसाइटी का फेडरेशन वाला है ना वो वाला फेडरेशन की बात कर रहे हैं, फेडरेशन वाला मतलब ये जो क्या बोलते हैं वो वाला फेडरेशन नहीं, हाउसिंग फेडरेशन नहीं, क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग के अंदर, हाँ क्लस्टर क्या बोलते हो, एपेक्स बॉडी का अलग से है, ये डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन का भी अलग से है। ये जी वाला जो है, जी वाला कंप्लेंट्स मेड बाय द मेंबर सोसाइटी ऑफ द फेडरेशन वो अलग है। लास्ट पॉइंट देखो आप, लास्ट देखा आपने इसमें 171 का ABCDEF, उसमें लास्ट पॉइंट जो लिखा है कंप्लेंट्स मेड बाय द मेंबर सोसाइटी ऑफ द फेडरेशन, वो फेडरेशन मतलब आपका अपेक्स बॉडी, नहीं समझा? जनरल बॉडी मीटिंग का पॉइंट बना ABCDEF मैटर्स पर्टेनिंग टू, उसमें लास्ट पॉइंट अगर आप देखोगे ना कंप्लेंट्स मेड बाय द मेंबर सोसाइटीज ऑफ द फेडरेशन, वो फेडरेशन के वो वाला फेडरेशन आपका अपेक्स बॉडी वाला है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है जी है, जी है आपका वो डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन, ऐसा बोल रहा हूँ। ओके, इस जो कंप्लेंट्स द फेडरेशन इज द क्लस्टर वाला जो है वो उसका जनरल बॉडी का आपका अपेक्स बॉडी का जनरल बॉडी के पास जाएगा वो कंप्लेंट। सिंगल इंडिविजुअल है तो फिर सवाल है आपका सोसाइटी में जाएगा, नहीं जाएगा। हाँ अगर आपका ग्रुप ऑफ सोसाइटीज है, उसका एक फेडरेशन बना है और उसका एक जनरल बॉडी बना है, जनरल बॉडी के नीचे बोल रहा हूँ, तो अगर वो जनरल बॉडी के नीचे वाला पॉइंट का एड्रेस करना है फेडरेशन को, तो वो वाला वो फेडरेशन के पास जाएगा। और अपेक्स बॉडी छोड़ के दूसरा भी एक फेडरेशन है ना जो डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन, उसके पास जाएगा कंप्लेंट्स, वो अलग से जाएगा, वो आप उधर नहीं कर सकते, वैसा मैं वो डिफरेंस। रीडेवलपमेंट का तो हमारा बात हो गया, सर्टिफिकेट ये सर्कुलर फॉलो करो बोलता है, बट कोड बोलता है कंपल्सरी नहीं है, बट एटलीस्ट स्पिरिट में फॉलो करो कि क्या क्या होता है रीडेवलपमेंट के टाइम पे, सभी को एकजुट होकर डिसीजन लेके आगे बढ़ो। ऐसा करके उसने बोला 2 बजे अभी तो 15-20 मिनट में बाकी सब इसमें से मेरे को लगता है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तो कवर हुआ होगा डिस्कशन में, फिर भी मैं ऑफिस एज पर द बायलॉज और एनसीसी एक्ट कौन सा 171 में ना 171 ना कॉमन ही कौन सा पॉइंट 170 में कौन सा वाला पॉइंट चार्जेस जो लिखा है हाँ वो एनसीसी एक्ट में जो चार्जेस है वो डिफरेंट है।
एक्ट में किधर चार्जेस लिखा है? शॉपिंग चार्जेस है सर। यही लिखा है उधर, छोटा मोटा लिखा होगा 1-2 चार्जेस। हमने इस हिसाब से लगाया। नहीं, इसमें एक्ट में मेरे हिसाब से नॉलेज में तो कोई चार्जेस लगाया नहीं है, फिर भी देखता हूँ मैं, क्योंकि जब भी कुछ रहेगा ना एप्लीकेबिलिटी या एनफोर्सेबिलिटी रहेगा ना, वो बायलॉस और रूल्स के हिसाब से लगेगा। यही अडॉप्टेड बाय द हमने यही अडॉप्ट, आपने नहीं भी किया तो यही लगेगा। वो चैलेंज कर रहा है कि एमसीएस एक्ट में जोड़ दिया। नहीं, किधर है एमसीएस एक्ट? मुझे तो नहीं लगता एमसीएस एक्ट में किधर लिखा है। I am not aware of MCS Act में किधर लिखा है। I don't think so। तो पता करता हूँ, बट मेरे हिसाब से MCS Act तो नहीं है, इसमें है 154B8 में आएगा ना, वही इंस्पेक्शन का पॉइंट है। 154B8 देखेंगे ना हम लोग एक बार। as prescribed करके लिखा रहेगा, देखिए मैं पढ़ता हूँ फिर भी वो। wherever it is told as prescribed, तो कहाँ पे prescribed है वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो कोई चीज most of the चीज bylaws में prescribed रहती है। Rights of the members to inspect the documents. Every member of the society shall be entitled to inspect free of cost at the society's office during the office hours at the time fixed. A copy of the act, the rule and the bylaws last audited annual, ये सब आप चेक कर सकते हो। A society shall furnish to a member on request in writing on payment of such fees, at such rate as may be decided by the registrar from time to time copies। अभी क्या है, क्यों ऐसा लिखा है registrar to time करके, क्योंकि ये bylaws, ये एक्ट आने के बाद में अगर सपोज रूल्स नहीं बना या bylaw नहीं हुआ तो रजिस्ट्रार के पास एक अथॉरिटी दिया उन लोगों की कि आप डिसाइड करो। अभी रजिस्ट्रार बोलता है अरे तुम्हारा जेरॉक्स निकालने के लिए 10 रुपए क्यों चाहिए, तुम 5 रुपया लो, तो 5 रुपया लेना चाहिए, पैसा वो बोलता है। बट एक्ट में पैसा नहीं लिखा है, पैसा आपको 171 पे ही जाना पड़ेगा, पैसा एक्ट में नहीं है। ठीक है, अभी थोड़ा सा क्वेश्चंस जो भी है ना, मैं फटाफट लेता हूँ। देवयानी मैं नाम पढ़ रहा हूँ, इन्होंने दिया है। Whether probate is required for transfer of shares and add name of legal heir, probate अगर will रहेगा तो ये probate है, will नहीं रहेगा तो it is letter of administration you have to take for immovable property। Movable property है तो आप succession certificate भी ले सकते हो, but it is always better letter of administration ले लो, उसमें ही आप movable immovable सब डाल सकते हो। वो सबसे प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेना। विल है तो प्रोबेट करना पड़ेगा, बट वो होने के बाद भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होता है। वो ये जो प्रोबेट है वो एग्जीक्यूटर के नाम से आता है, बेनिफिशियरी के नाम से नहीं आता प्रोबेट। प्रोबेट लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आता है एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से, सिमिलरली प्रोबेट आता है एग्जीक्यूटर के नाम से, बट उसके नाम उसके हिसाब से आपका प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होता बेनिफिशियरी के नाम से प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना है तो प्रोबेट के बाद आपको ट्रांसफर डीड करना पड़ेगा। एलओए के बाद में आपको जजेस ऑर्डर लेके ट्रांसफर डीड करना पड़ेगा। तो लास्ट जो स्टेज है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर डीड। द प्रॉपर्टी हैज टू ट्रांसफर, जैसा आप सेल डीड बनाते हो, गिफ्ट डीड बनाते हो, वैसा ट्रांसफर डीड बनाना पड़ेगा। ट्रांसफर डीड में क्या होगा, whoever is the beneficiary, he will become the transferee and the executor will be the transferor। तो एग्जीक्यूटर और बेनिफिशियरी के बीच में एक डीड बनेगा। वो बोलेगा मैं मेरे एग्जीक्यूटर करके मेरे को कोर्ट में दे दिया है प्रॉपर्टी। आप अगर प्रोबेट का ऑर्डर में देखोगे ना, ग्रांट में देखोगे ना, लेफ्ट साइड में कॉलम रहेगा लेफ्ट में, कि वो बोलता है कि आप इसको ट्रस्ट में होल्ड करो, ये प्रॉपर्टी को ट्रस्ट में होल्ड करो और जो बेनिफिशियरी है ना उसको आप बाद में ट्रांसफर करो। तो आपको एक्ट में कोई सक्सेशन एक्ट में कोई तो ये बेनिफिशियरी उसको जो एग्जीक्यूटर है वो फिर आपके बीच में एग्जीक्यूटर और बेनिफिशियरी के बीच में ट्रांसफर डीड बनेगा, उसमें सब कवर होगा।
ये प्रॉपर्टी है, ये किसका था प्रॉपर्टी, फिर उसने बिल बनाया, फिर मर गया, फिर हम लोग कोर्ट ये गए थे, इतना लीगल है, उनसे हम लोग ने एनओसी लिया, कोर्ट ने प्रोबेट ग्रांट किया है, अभी वो प्रोबेट इसके नाम से है, अभी ये सब कंडीशन के हिसाब से इनको ट्रांसफर करना एज पर द विल, एज पर द बेनिफिट। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट सब आएगा, ट्रांसफर और ट्रांसफरिंग, फिर उसमें कोर्ट फी नहीं लगेगा, 500 रुपीज़ ही लगेगा, क्योंकि आपने 75,000 कोर्ट फी भर दिया है, इसके लिए इसमें एडिशनल चार्ज नहीं लगेगा। आप जाके उसको बिल बना के रजिस्टरिंग ऑफिस में जाके रजिस्टर कर दोगे, देन उसके बाद में ही आपका टाइटल ट्रांसफर होगा। प्रोबेट बिजनेस से टाइटल ट्रांसफर डायरेक्टली नहीं होगा, ये याद रखिए। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी वही है, एलओए देगा, एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में आ जाएगा पावर्स, फिर एडमिनिस्ट्रेटर वापस कोर्ट में जाएगा, बोलेगा मेरे को इसके नाम से ट्रांसफर करना, आप मेरे को ऑर्डर दे। कोर्ट जज वापस एक ऑर्डर देगा, आपको बेचना है तो एग्रीमेंट फॉर सेल अटैच करके ऑर्डर लेने का, आपको ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर डीड अटैच करके ऑर्डर लेने का, फिर ट्रांसफर करना। दैट इज द फाइनल स्टेज। हां 2-3 लाख 75,000 कोर्ट फी है सर, उसके बाद ऑफिशियली है, बाकी भी ऑफिशियली है, 1.5 लाख रुपया लेगा, बाकी के लीगल चार्जेस तो होगा ही ना। बट आपको बॉम्बे में 3 करोड़ का फ्लैट नहीं मिल रहा है ना, प्रॉपर बना के मिल रहा है, तो बाकी बाहर जाके आपको नहीं करना है ना सर, बाकी प्रोसेस मैं इसके लिए बॉम्बे बोल रहा हूँ क्योंकि सिटी में ही एप्लीकेबल है ना। जब नहीं बोला वकील पॉइंट नहीं है, फैक्ट है। मुद्दे का पॉइंट मतलब आपको प्रॉपरली बिना टेंशन का आपको लीगल टाइटल आपके ऊपर रहना है, चैन से सोना है, तो 75,000 2 लाख खर्चा करने में क्या प्रॉब्लम है? अभी आप वीडियो का भी कम कर दिया 10,000। हाँ अभी ये बढ़ने वाला है 75, वो 3 साल कोविड के पहले से वो 75 to 4 होने वाला, 3 लाख करने वाला था, फिर वो कोविड आ गया, वो तभी रुक गया, उसके बाद वापस प्रपोजल आए नहीं, बट हो जाएगा, शायद हो सकता है। गवर्नमेंट जैसा अभी बाकी सब बढ़ाता है ना, तो ये भी बढ़ा देगा, रेवेन्यू है, बढ़ा सकता है प्रॉपर्टी का। और इसके लिए किसी को जाके मारो मत, अभी जिंदा वाले को जिंदा रहने दो, प्रॉपर्टी का बिल प्रोवाइड करने के लिए किसी को बांट देगा सर। इसके लिए गिफ्ट डीड का 500 रुपए अभी 1%, 1.5% कर दिया सेस के, मेट्रो सेस के जैसे 1% किया, पहले नहीं था, पहले तो 500 रुपए था, 200 रुपीस में था, 500 भी नहीं था, 200 था। तो प्रोवाइड करना पड़ेगा, ट्रांसफर डीड बनाना पड़ेगा, खर्चा जिधर है लीगल खर्चा उधर लीगल खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी का मामला है। आपको मालूम भी नहीं था आपके नाम से प्रोवाइड किया हुआ है, मतलब बिल किया हुआ है, तो आप ले लो ना, फ्री में मिल रहा है तो थोड़ा खर्चा कर लो, फ्री में मिला ना, रिलेशन अच्छा रखो, पहले रिलेशन रखो, प्रोवाइड होगा तो खर्चा करो। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू लीगल हेयर फ्रॉम प्रोविजनल मेंबर, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स? सर एक मिनट, सो ट्रांसफर ऑफ डीड, जो ट्रांसफर डीड है वो दोनों में लगेगा, फॉर लेटर एलओए एंड दिस बिल में, दोनों में लगेगा। क्वेश्चन आप फिर से पढ़ेंगे। ट्रांसफर वही मेरे को नहीं समझ, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू लीगल हेयर फ्रॉम प्रोविजनल मेंबर, मतलब एवरी प्रोविजनल मेंबर है अकॉर्डिंग टू द नॉमिनेशन, and then the legal head has come saying that now I am come where? Come to the society saying that transfer. Where should you entertain? So share certificate पर वो उसका 34 वापस go to 34, 154 भी 13, हम लोग को बाकी लीगल है तो 1000 आएगा, हर एक स्टेट से लीगल है आएगा। अगर मैं वो he has proved himself that he is the prove what? that he is the legal head. How will he prove? That is what I want to know. लीगल इसके लिए ये सब झंझट रखा ही नहीं है ना एक्ट में। लीगल है तो मैं भी कोई फर्जी डॉक्यूमेंट लेके प्रूव करेगा, और वो एमपी का अगर कोई रिलेटिव रहेगा तो मैं तो पक्का जाके प्रूव करेगा। तो कितना बड़ा केस हुआ था, अल्टीमेटली वो क्या हुआ मुझे भी नहीं मालूम, ओपिनियन देके हम लोगों ने करके कर दिया। बट मेरे को एक बात बताइए, ये सब सोसाइटी को क्यों झंझट में जाना चाहिए? So he will remain a provisional member till either will becomes a probate or no will becomes a LOA. No connection at all. No connection at all. What are the rules for crediting FDs against funds? Crediting FDs against funds. कोई जो भी आपका सिंकिंग फंड और रिपेयर्स मेंटेनेंस फंड है, वो आपको एफडी में रखा, और शेयर कैपिटल शेयर मनी जो है फर्स्ट वाला
दैट यू कैन नॉट मेक एक्सपेंडिचर, उसका तो आपको फिक्स नहीं रख के आपको चलाना है। Husband wife joint owner of 2 flats, the same society. Husband's name is first in both the share certificate. Can the husband make a gift deed of one of the flats to the wife, and can wife become primary member? Answer is yes. Will the husband continue to be primary member of flat number? जो फ्लैट उसके नाम से है उधर वो प्राइमरी मेंबर है, गिफ्ट करने के बाद वाइफ कैन बिकम द प्राइमरी मेंबर ऑफ द सेकंड फ्लैट। मेंबर बनने के लिए आई डोंट थिंक हस्बैंड विल गिव, ठीक है, वो अच्छा हस्बैंड है। सर गिफ्ट अरे एक मेंबर सोसाइटी में बनने के लिए मेरा फ्लैट भी गिफ्ट करेगा, नहीं करेगा, क्या फर्क पड़ता है मेंबर बने या नहीं बने? हाँ गिफ्ट करके अगर फ्लैट का गिफ्ट होता है ट्रांसफर प्रीमियम नहीं है, फैमिली के अंदर गिफ्ट तो नहीं हो, फैमिली के बाहर गिफ्ट दिया तो होगा। If funds collected for a specific purpose are not used, can they be diverted to other projects with permission of the general body? मतलब? See, there was a during COVID, they had collected funds to install new CCTV and a boom barrier or some other purposes, but it was never utilized. It is lying in an FD with the society. Now 3-4 years have passed. Now we are due for structural repairs and other things. So can that amount? CCTV का जो पैसा है that has to be collected equally from all the members. Yeah, that was correct. But structural repair का as per area है, फिर उसको आप इसमें नहीं डालो। नहीं डाल सकते। उसका स्पेसिफिक यूज अगर सर्विस में आता है तो जनरल बॉडी रेजोल्यूशन पास करके यू कैन ट्रांसफर दिया। But if it is as per area then you cannot use it. Then it has to be proportionately you have to उसको appropriate करके यूज करना। ठीक है, नेक्स्ट तो मेंबर ऑफ सोसाइटी ये किसका है? गणेश आपका। If a member of society dies without making a nomination and legal has come forward to transfer of shares, right and title and interest of the deceased, then as per 154(b)(13, on the death of the member of society shall transfer share, right, title, interest and property of the society to any other person basis document of family arrangement executed by the persons who are entitled to inherit the property of the whether this transfer of membership or ownership transfer. ये क्वेश्चन आप 154(b)(13 we will always remember कभी भी जो भी MCS एक्ट का या बायलॉज का या रूल्स रेगुलेशंस का कोई भी सेक्शन या प्रोविजन रहेगा that will always and always be only transfer of membership. MCS एक्ट के अंदर there cannot be a transfer of property. Transfer of property can happen only through transfer of property act or succession act. ये दो ही है, जिंदा रहेगा तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, मरने के बाद में सक्सेशन एक्ट। MCS एक्ट के अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का कोई भी प्रोविजन नहीं है। मैं आ रहा हूँ कंफ्यूजन ये इधर है 151(b)(13 में जो सजेशन दिया गया था ये सेक्शन ऐड करने से पहले, बट वो सजेशन शायद रह गया, ऐसे एक्ट आ गया। इसमें क्या लिखता है थोड़ा सा और एक बार पढ़िए लाइन। द सोसाइटी शैल ट्रांसफर शेयर्स, राइट, टाइटल एंड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड मेंबर। ये ऐसा बोलो तो सोसाइटी के पास सबसे पहला तो टाइटल ट्रांसफर करने का तो अथॉरिटी है ही नहीं, कर ही नहीं सकता। तो ये क्या बोलता है? The society should transfer shares, right, title and interest in the property of the deceased member to persons or persons as per the family arrangement. तो ये बेसिकली क्या है? ये बोलता है कि वो पर्सन का जो डिसीज्ड है वो पर्सन का शेयर, राइट, टाइटल, इंटरेस्ट ये प्रॉपर्टी में था और उस प्रॉपर्टी का जो मेंबरशिप का राइट्स है 154(b)(13 के हिसाब से मैं दूसरा किसी को दे रहा हूँ एज पर दिस 1 2 3 4 तो ऐसा पढ़ना है। यू आर नॉट ट्रांसफरिंग द टाइटल, you cannot transfer the debt. व्हाट्सएप पे इनका डिटेल्स है। व्हाट्सएप पे तो कुछ समय इसको मैं बोलता हूँ ना, बोलने के लिए बोलने का क्वेश्चन पूछ लेंगे अब समझ गए आपको। तो it cannot be any time at any point in time society cannot transfer the debt. It can only transfer membership, it can only transfer the shares, that is share certificate. वो शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर करने से आपको सोसाइटी में रहने का मेंबरशिप राइट्स पूरा मिलेगा, प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं होगा, और टाइटल तो मिलेगा ही। टाइटल तो आपको
टेस्टामेंटरी के थ्रू ही मिलना चाहिए, उसके सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब फैमिली अरेंजमेंट क्या है वो पूछ रहे थे कि फैमिली अरेंजमेंट को जनरली फैमिली अरेंजमेंट कैसा होता है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द पर्सन फैमिली अरेंजमेंट होता है। जैसा पहले ऐसा होता था कि बहुत सारे घर में लोग थे, बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे प्रॉपर्टीज था, किसको किसको क्या क्या प्रॉपर्टी देना है करके जो प्रॉपर्टी के जो मेन सबसे जो एल्डरली पर्सन या जो प्रॉपर्टी के ओनर थे वो सबको बुलाते थे, बुला के सबको बांटते थे एक ही जगह में लोग बैठ के दे यूज्ड टू डू एन अरेंजमेंट एंड दे यूज्ड टू टेल हाँ इस लड़की को ये दे दिया, उस लड़की को दे, लड़की को इतना दिया, एवरीथिंग अग्री, एवरीबॉडी एग्रीज, वहां पे जो भी है इट इज ब्रॉट आउट एज अ agreement, everybody signs that, but it has to be again has to be registered. उसका एक पर्टिकुलर स्टैम्प ड्यूटी लगता है, उस फैमिली अरेंजमेंट का भी स्टैम्प ड्यूटी लगता है, भले वो 500 रुपीस होगा या 1000 रुपीस होगा, you have to adjudicate that, pay the stamp duty, register it, then only it can be called as a valid document. Otherwise नहीं, वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फैमिली अरेंजमेंट है। अभी का फैमिली अरेंजमेंट इन्होंने क्या बोला कि फैमिली अरेंजमेंट करके, बिकॉज अगेन एमसीएस एक्ट के अंदर फैमिली अरेंजमेंट करके आया, वो लास्ट टाइम का सितंबर का हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है, वो रिलिंक्विशमेंट डीड को लेके ऑर्डर था, 24 सितंबर का ऑर्डर है 2024 अभी का रिलीज डीड रिलिंक्विशमेंट डीड के लेके उसको फैमिली अरेंजमेंट करके कंसीडर किया है। बट एमसीएस एक्ट के अंदर अगर फैमिली अरेंजमेंट का कंसीडरेशन होता है तो दैट इज ओनली फॉर द ट्रांसफर ऑफ मेंबरशिप, उसमें आपको प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफर नहीं होगा। आप रिलीज डीड करा लो, रिलीज डीड इज ओनली फॉर ट्रांसफरिंग द मेंबरशिप, बट अदर लीगल हैंड्स डू नॉट हैव एनी, वी आर रिलीजिंग आवर शेयर, वी आर नॉट रिलीजिंग आवर टाइटल, वी आर रिलीजिंग आवर शेयर इन द प्रॉपर्टी सो दैट जिसके नाम से जो रिलीजी है, 3 people कैन बी रिलीजर्स, 1 person कैन बी द रिलीजी, वो भी कौन हो सकता है, जो डिसीज्ड मेंबर के, जो डिसीज्ड मेंबर के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने वाला आदमी होना चाहिए, कोई लिखा है नहीं, मतलब कोई भी नहीं हो सकता है, चचेरा भाई, मामा मामी नहीं, हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन के बीच में इनहेरिट करने का जिसको अथॉरिटी है, जिसका इंटरेस्ट बनता है, राइट टाइटल प्रॉपर्टी इंटरेस्ट बोला ना मैंने, क्लास 1 है, हाँ क्लास 1 है या क्लास 1 नहीं है तो क्लास 2 है, जो भी रहेगा उन लोग ही रिलीज कर सकते हैं, अदर पीपल कैन नॉट रिलीज, एंड फॉर व्हाट रिलीजिंग इट, फॉर ट्रांसफरिंग द मेंबरशिप शेयर्स, मेंबरशिप, नॉट फॉर एनीथिंग, बिकॉज़ एमसीएस एक्ट में प्रोविजन ट्रांसफर ऑफ टाइटल का नहीं, कर ही नहीं सकते एमसीएस एक्ट में, इतना आप याद रखें तो आपको समझ जाएगा। So that is family arrangement. So मेरा क्वेश्चन वही था सर, वो फैमिली अरेंजमेंट के बाद अगर बना रजिस्टर करते हैं तो उसके लिए प्रोबेट वाला लगता है कि वो प्रोबेट तो लगेगा ही ना, वो तो आपको टाइटल ट्रांसफर करना ही है लास्ट में, आपको नहीं ट्रांसफर करना है ऐसे ही रहो, प्रॉब्लम बात है, बट आपको लीगली आपके नाम से आना है तो आपको प्रोबेट तो लगेगा ही, प्रोबेट लगेगा 100% लगेगा। मेरे सिस्टर ने मुझे रिलीज किया था, रजिस्टर किया था, रजिस्टर हो जाएगा, रजिस्ट्रार के पास कोई अथॉरिटी नहीं है पूछने के लिए कि कौन कौन क्या है, इसका क्या है, उसका नाम पे है क्या, इसके नाम पे है क्या, वहाँ जाके 500 रुपये रिलीज डीड नाम देखिएगा, प्रॉपर्टी का वैल्यू देखिएगा, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी ले लेगा, रजिस्टर करके दे देगा, उसका नाम उतना ही है, वो देखेगा भी नहीं उसको इसके नाम पे है कि उसके नाम पे, तो क्या अथॉरिटी वो दे देगा, बट दैट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर योर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उतना मैं बोल रहा हूँ। Sir, as per ITI, there is certain amount of gift. I am not the right person. Question wrong. Right question, wrong person. ITI की नहीं जानता हूँ. Gift deed and ITI, it is interlinked. देखो, gift deed and IT Act are interrelated. There was a gift tax which was applicable earlier, which was abolished about some 12 years back. Gift tax करके अभी कुछ नहीं. वो आपका जो प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर के टाइम पे जो आप स्टैम्प ड्यूटी भरते हो और इनकम टैक्स में जो आप क्लेम करते हो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, बस उतना ही अभी रहेगा, उसके अंदर आप सीधा फॉल करते हो, आप आपका सीएम को पूछो, वो मैं नहीं जानता, बराबर से नहीं बता पाऊंगा, इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन दे सकता। So one thing, if will is made out of metropolitan city, so can it be probated in the metropolitan city? नहीं. Will is made with the property क्या है? प्रॉपर्टी से इन मुंबई, बट लेकिन वो चले गए थे
for some reason went out of प्रॉपर्टी पहले भी बोला, प्रॉपर्टी जहाँ पे है वो मेन है। मैं सिंगापुर में बैठ के बिल बना सकता हूँ बॉम्बे का प्रॉपर्टी के लिए, बट अब प्रॉपर्टी का वो बिल प्रोबेट कहाँ करोगे? मेट्रोपोलिटन। बॉम्बे हाई कोर्ट में आके करोगे। ओके, ठीक है। तो ऐसा है तो फिर सब लोग बाहर जाके करेगा ना? नहीं, आई वांटेड टू आस्क, सी बिल तो प्रोबेट करना ही नहीं है, तो मैं जस्ट इधर से नहीं बिल बनाने के लिए रुको, नहीं वाशी में जाके करेगा ना। मैं जाके बैंदर में जाके बिल करेगा, बोलेगा बॉम्बे में नहीं किया इसके लिए प्रोबेट नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं, प्रॉपर्टी किधर है दैट इज jurisdiction, because it is related to the property. एक ही बिल में दो प्रॉपर्टी है, एक पुणे का प्रॉपर्टी है, एक मुंबई का है। तो मैंने वही बोला, दोनों जगह पे जाके प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड आपने कर लिया एक बिल को, तो इट इज डीम्ड दैट बाकी का प्रॉपर्टी भी उसके अंदर आ गया। पुणे का प्रॉपर्टी को प्रोवाइड किया तो मुंबई का तो है क्या होगा क्या? पुणे में नहीं होगा ना प्रोवाइड, तो वही आपको बोल रहा हूँ, खाली रियल सिटी का प्रोवाइड होगा, बाकी जगह का प्रोवाइड का सिस्टम ही नहीं है ना, कोई कोर्ट में जुरिसडिक्शन ही नहीं है ना, वो आपको लोकल अथॉरिटी के पास जाके खाली ऑथेंटिकेट करना है। As per bylaw 35, society should invite claims, objections for proposed transfer of shares in the property via public notice. Whether publishing such notice is currently compulsory, yes, it is compulsory as of now. अगर कोई भी आपका नॉमिनेशन नहीं है तो पब्लिक नोटिस के थ्रू ही आपको लीगल है या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बुलाना है, इन्वाइट करके ही लेना। What will happen if there is only one heir? How can a document of family arrangement be prepared or testamentary document or succession legal heirship is compulsory? देखिए आपका क्वेश्चन में ही आपका आंसर है कि वो ज्ञान हुई है। हाँ, आपका क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। She is alone, or he is alone. हाँ, he is alone. But there are two aspects here. Who is telling that I am alone? He himself is telling. Yeah. Why should the society trust? और how will they trust? कि मैं ही अकेला हूँ। आप बोलेंगे 20 साल से सोसाइटी में रहता है इसके लिए alone हूँ। But हमको नहीं मालूम ना कुछ। Okay, we say that he is alone. तो इसके लिए वो सब कोर्ट में जाके प्रूव करना होगा। हाँ? कोर्ट में जाके। तो इसके लिए लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट सब लेता है ना। कोर्ट प्रूव करके देगा, मतलब कोर्ट ने ड्यू डिलिजेंस किया है पूरा, इसने प्रोसीजर फॉलो किया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है वो खत्म किया। उसके बाद में वो बोलेगा कि हाँ ये अकेला है, और वो खुद में आके बोलने में अकेला है, इसमें फर्क है ना। इसके लिए कोर्ट तो कोर्ट में जाके आपको करना पड़ेगा, और एक आदमी रहने से रिलीज डीड नहीं बनेगा ही ना, किसको रिलीज करेगा? है ही नहीं कोई रिलीज। लेकिन एक्सप्लेनेशन देने वाले वो ही और शी अकेले ही रहेगा ना उधर में जाके। तो बट कोर्ट में आपको पब्लिक नोटिस एक्सप्लेनेशन देना कोर्ट पड़ता में है, देगी वो। पब्लिक नोटिस देना पड़ता है, आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि मैं अकेला ही लीगल है, और कोई नहीं है, और वो कैप्चर होना पड़ता है। वो फिर नोटिस वो बोलते हैं आपको ब्लॉक बना के देना पड़ेगा फर्स्ट। हाँ नहीं, वो पिटीशन के अंदर में आपको लिखना पड़ता है, टेबल बनाना पड़ता है लीगल हायर्स कौन कौन है, और उसमें लिखिएगा देयर आर नो लीगल है, मतलब मेरे कैटेगरी के फर्स्ट क्लास उनको थे और वो मर गए, डाइड हो गए। प्री डिसीज कौन है, सिंस डिसीज कौन है, ये सब आपको कवर करना पड़ेगा पिटीशन। वो लोग चेक करता है, स्क्रूटिनी में आता है। फिर वो बोले साइटेशन दो, मतलब सबको नोटिस दो जो लीगल है, फिर वो बोलेगा पेपर पब्लिकेशन दो। वो सब करने के बाद में लास्ट में वो डिपेंड करता है सब कुछ सही है, फिर देता है ना, ठीक है अभी आप दे दो, तो प्रोसीजर कंप्लीट करता है ना वो। आप तो सिर्फ जाके बोलते हो मुंह से या लेटर से, आपको खुद का बोलना और कोर्ट से ऑर्डर लेके आने में फर्क है ना। कोर्ट से ऑर्डर मिल गया तो आप गलत भी हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर प्रोबेट सही है, फर्जी वाला भी प्रोबेट बहुत सारा है बॉम्बे में, कितना सारा प्रोबेट है बॉम्बे में। सब एक प्रोबेट तीन आदमी एक ही आदमी का 3 मिल लेके आता है। अभी किसका सही है मालूम नहीं, और जो फर्स्ट गया दूसरा लोग रह गए पीछे, जो सबसे पहला गया वो इलीगल है तो भी छुपाया, कोर्ट से ऑर्डर लिया ना। ऐसा बहुत सारा केस है, तो चैलेंज करता है। हमारा बेटे ने 2 सिस्टर रहने की है, वन इज 65, सेकंड इज 74, दोनों ने मैरिज नहीं किया, दोनों का नाम से फ्लैट है, मतलब वन प्राइमरी सेकंड जॉइंट, और उसने नेफ्यू को बनाया है नॉमिनेशन। अगर समझो दो में से एक सिस्टर नहीं है तो फिर वापस वही प्रूव करना पड़ेगा उसको। नॉमिनेशन से कुछ नहीं होगा। हाँ वही एलओए जाना पड़ेगा, मतलब बिल नहीं सेकंड रहेगा, सिस्टर जो भी रहेगी उसको प्रूव करना पड़ेगा। बिल नहीं रहेगा तो बिल नहीं रहेगा तो एलओए लेना पड़ेगा। ऐसा डायरेक्टली कुछ नहीं मिलेगा, डायरेक्टली ज्वाइंट है इसके लिए नहीं मिलेगा।
सिस्टर को मिलेगा, अगर वो नहीं है तो इसको मिलेगा, ऐसा होता है वाइस वर्सा। आप बना सकते हैं। हाँ सर। मैं नहीं हूँ ऐसा नहीं, आपका मेरा प्रॉपर्टी उसको। यस, मतलब ए सिस्टर बी को लिख सकती है, बी सिस्टर ए को लिख सकती है, एक ही एग्रीमेंट में हो जाएगा। द मेंबर ऑफ द सोसाइटी साथ साथ में करेंगे, मतलब टाइम नहीं है। If the member of the society dies after making a nomination, nominee who is a legal heir along with all other legal heirs come forward for transfer of share. What happens? वो nomination के हिसाब से nominee को membership देना है, दूसरा लोग का जरूरत नहीं है, नो ऑब्जेक्शन में जरूरत नहीं है। एक ही आदमी का नॉमिनेशन में नाम लिखा है, खत्म हो गया। दूसरा लोग का एनओसी की जरूरत क्या है? नहीं है जरूरत, मेंबर बनाने की जरूरत नहीं है। समटाइम्स द मल्टीपल ये रहते हैं ना उसमें नॉमिनी दो रहेगा तो ना। हाँ हाँ तो मेरा पिक्चर अलग है, तो परसेंटेज का रखा हुआ है, परसेंटेज की जरूरत नहीं है उसमें। परसेंटेज की जरूरत गलत है, परसेंटेज तो मेरा पिक्चर अलग है। ऐसा है कि नॉमिनी जो है वो नॉमिनी जो लड़की है तो मुझे भी उनको नहीं करना, मेरी माँ को करना है। नॉमिनेशन कौन भर रहा है? ओरिजिनल मेंबर ने फॉर्म भरा, दो जॉइंट है ए और बी। ए और बी ने दोनों ने नॉमिनेशन जो दिया बेटी लोग को दिया, ए मर गया तो अभी नॉमिनेशन में तो दोनों बेटी का नाम है। फर्स्ट नाम जो रहेगा वही बनेगा, फर्स्ट नाम नॉमिनेशन। वही बोलते हैं कि वो दोनों बेटियां बोलती है कि मम्मी के नाम पे करो। ऐसा नहीं है, नॉमिनेशन एक बार भर दिया तो नॉमिनेशन के हिसाब से जाएगा, मेरे बोलने में नहीं जाएगा। सर लेकिन रिलीज शीट बनेगा वो फिर होगा ना, वो करके हो रिलीज शीट सर प्रोसीजर करना पड़ेगा। रिलेटेड करके हो सकता है, वही तो मेंबरशिप हो सकता है, मेंबरशिप हो सकता है, रिलीज डेट ओनली लिमिटेड टू मेंबरशिप। मैं नॉमिनेशन के बेसिस पे मत जाओ, फैमिली अरेंजमेंट के बेसिस से जाओ। बट सोसाइटी के ऊपर है, क्योंकि 154(b)(13) आप पढ़ोगे तो पहला वो बोलता है कि नॉमिनेशन पे ही जाओ, वो बोलता है नॉमिनेशन नहीं रहेगा तो फैमिली अरेंजमेंट में। अब देखो वो भी पढ़ो तो सोसाइटी बोलेगा नहीं मैं तो नॉमिनेशन के हिसाब से जाऊंगा, आप रिलीज डेट करके हो मत करके मेरे को 34 पहला फॉलो करो, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। सोसाइटी तो हम ही है, तो इसके लिए हम क्या करना चाहिए? सोसाइटी आज के दिन आप सोसाइटी कल और कोई आएगा, आएगा कमेटी हो, इसके लिए आप Congratulations. कल दूसरा कोई आएगा, इट शुड बी एप्लीकेबल एंड एक्सेप्टेबल फॉर ग्रो। बरोबर है। हमने कुछ किया इसके लिए दूसरा मानना चाहिए ऐसा नहीं है, अभी है एक बाकी है। शुड बी एज पर व्हाट वाज एक्ट क्या बोलता है उसके लिए। नहीं Mr. X and Mr. Y purchased the flat and share certificate issued carries first name of X and second name of Y. Mr. X through unregistered release deed relinquishes his rights and share to Mr. Y. Mr. Y sells the flat. How can Y sell the flat? Who is the primary member? अभी ये नाम दीपक का ले नहीं आले, हाँ नहीं आले, दीपक आले नहीं आले, नहीं आले पेपर आले केस डिसमिस, केस डिसमिस। एक्सपर्टी ऑर्डर एक्सपर्टी ऑर्डर पास देखिए ये बोलते हैं कि एक्स और वाई ने फ्लैट खरीदा, एक्स ने वाई को रिलीज डीड कर दिया, वाई को रिलीज कर दिया, अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड भी है, चलो मैं मानता हूँ रजिस्टर्ड भी है, रिलीज डीड कर दिया तो वाई ने भेज दिया, बोला मेरे भाई ने मेरे को रिलीज डीड कर दिया तो पूरा प्रॉपर्टी मेरा हो गया, मैं बेच रहा हूँ, और उसने ए और बी को भेज दिया, ए और बी आके अभी सोसाइटी में आके अप्लाई कर रहा है मेंबरशिप के लिए, तो किसको बनाना चाहिए ऐसा वो पूछ रहे, क्वेश्चन वो है। देखिए एक्ट क्या बोलता है, एक्ट बोलता है मेंबरशिप अप्लाई करते समय आपको एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल अलॉन्ग विद अदर मेंबरशिप डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करोगे तो आपको मेंबरशिप देना चाहिए। अभी सोसाइटी का कोई लुकआउट नहीं है
कि एक्स और वाई जो रिलीज डीड करके किया नहीं किया क्या किया उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ए और बी का जो एग्रीमेंट है जिसके साथ में भी उन्होंने किया हो वो भी देखने का जरूरत नहीं है। ए और बी ने एग्रीमेंट फॉर सेल वो पर्टिकुलर फ्लैट के सामने रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी भर के रजिस्टर किया है, सोसाइटी का अथॉरिटी उसके ऊपर जाने का है ही नहीं, सिर्फ वो डॉक्यूमेंट देखना है और मेंबरशिप देखना है। तो आप पिछला क्या हुआ वो उनका इंटरनल मैटर है। ट्रांसफर तो रहेगा ही ना, ट्रांसफर ही तो जो भी ट्रांसफर के बिना तो अग्रीमेंट नहीं बनेगा ना। हमको देखना, हमको खाली ट्रांसफर ही से मतलब है ना, क्योंकि ट्रांसफर ही हमारे पास आके अप्लाई कर रहा है। सर रिकॉर्ड के लिए क्या रखना पड़ेगा? रिकॉर्ड तो हमारे पास अभी भी एक्स और वाई के नाम से ही रहेगा पूरा नाम। आप अंदर कुछ भी जोड़ करो, हमारा रिकॉर्ड एक्स और वाई है और आज का रिकॉर्ड ए और बी है। सिंपल है ना, हमको कोई चेंज नहीं करना है किधर। उन्होंने कुछ भी अंदर इंटरनली किया है, फाइनल एग्रीमेंट, पुराना एग्रीमेंट, उसके बाद वाला एग्रीमेंट, वही हमारा सीक्वेंस है। पुराना एग्रीमेंट एक्स और वाई था, इट इज ऑलरेडी देयर ऑन रिकॉर्ड, शेयर सर्टिफिकेट में एक्स और वाई का नाम है। अंदर कुछ भी करो, आज का नाम आज के दिन में ए और बी ने लाके दिया, उन लोग का नाम से है, ए और बी का नाम लिखो। सर हमने और इतने जो किया इंटरनल उसका भी एंट्री वहां से क्यों एंट्री होना चाहिए? मतलब एक चीज मेरे पास अप्लाई किया उन्होंने मेंबरशिप के लिए, मेंबरशिप के लिए आए ही नहीं। अगर मेंबरशिप के लिए आए होते तभी मैं अलग कुछ डिसीजन लेता। मैं बोलता तुम्हारे पास रजिस्टर्ड डीड नहीं है तो मैं तुम्हारा रिजेक्ट करता हूँ, मैं आपको मेंबरशिप दे ही नहीं सकता, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है मेंबरशिप देने, या जो भी हो अलग अलग पोजीशन का अलग अलग आंसर हो सकता है। बट इस केस में ए और बी मेरे पास रजिस्टर्ड एग्रीमेंट लेके आया ना, मेरा काम आसान है, मेरे को सिर्फ मेंबरशिप ए और बी को देना है, चाहिए कुछ देखना नहीं। ठीक है, समीर का रिकवरी का है, क्या है रिकवरी का? हाँ सर, नॉर्मली हर एक सोसाइटी में रिकवरी के केसेस तो रहते हैं, तो सर उसमें कुछ स्टडी मटेरियल मिल सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको सबमिट करना है रजिस्ट्रार को? आपको खाली 3 ही डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। हाँ, देखो पहला वो 3 नोटिस, 1 नोटिस, 2 नोटिस, 3 नोटिस का वो सब चला गया। अभी कोई नोटिस वगैरह देना नहीं है, 3 नोटिस वगैरह 154 101 में था वो, अभी 154 B29 में नोटिस नहीं है, एक ही डिक्लेयर ही करना है सीधा, नोटिस भी नहीं है, डिक्लेयर करना है सीधा। 3 महीने तक नहीं भरा पैसा तो ही इज अ डिफॉल्टर, डिक्लेयरिंग एज अ डिफॉल्टर पर्सन दैट ही हैज नॉट पेड फॉर 3 मंथ्स। कमिटी मीटिंग को उसको डिफॉल्टर करके डिक्लेयर करो, डिक्लेयर करने के बाद में उसको एक नोटिस दे दो कि नाउ दैट यू आर नॉट पेड फॉर 3 मंथ्स, यू आर अ डिफॉल्टर, वी आर गिविंग 15 days फॉर यू टू पे, इन योर फेलियर टू पे we reserve our right to approach the registrar and initiate action of recovery under 154 B29। सर वन सेकंड अरे वो मैं डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, वो बाद में ऑफिस में आ जाओ। तो एक नॉर्मल नोटिस दे दो, उसको पता तो होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी दिया एक बार लास्ट, पैसा भरो करके भर दिया तो मैटर क्लोज, नहीं भरा तो यू कैन इमीडिएटली स्टार्ट एप्लीकेशन। नॉर्मल एक एप्लीकेशन बनाना है रजिस्ट्रार को और फैक्ट्स लिखना है उसमें, और उसमें देखिए खाली 3 चीजें आपको याद रखनी। एक तो जो भी इंटरेस्ट आपने चार्ज किया वो जनरल बॉडी रेजोल्यूशन में होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वो रेजोल्यूशन आपको अटैच करना पड़ता है। जो जनरल बॉडी में आपने डिसाइड किया कि आप लोग डिफॉल्टर के सामने इंटरेस्ट चार्ज करोगे वो आपको देना चाहिए। दूसरा, आप एक अच्छा प्रैक्टिस ऐसा रखो कभी भी कि आप जो मंथली बिल्स बेचते हो मेंटेनेंस का, उसमें इसके नीचे आपको लिखना चाहिए कि कब तक आप भर सकते हो और आपको 21% एज पर जनरल बॉडी रेजोल्यूशन लगेगा करके ये पर्टिकुलरली उसमें होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट होता है उसका ड्यू डेट एंड अदरवाइज 21%। ड्यू डेट हां प्लीज पे विद दिस, अदरवाइज 21% पर annum is applicable फ्रॉम द डिफॉल्ट। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का रेजोल्यूशन पास किया बट आपने उसको ओपन छोड़ा, तो आदमी बोलेगा मैं डिफॉल्टर नहीं हूं क्योंकि आपने मेरे को नहीं बोला पे बाय विच डेट, मैं 3 महीने के बाद इंटरेस्ट के साथ भरता हूं ना 6 महीने के बाद, तो हाउ कैन यू कैटेगराइज मी एज अ डिफॉल्टर? वो मतलब वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, तो यू शुड बी वेरी टाइट। ये 2, और तीसरा आपका ये नोटिस जो मैंने 15 दिन का टाइम लेके नोटिस दिया, वो ये 3 चीज आप ध्यान रखो, वो खाली फैक्ट्स में लिखो, ये तीनों अटैच कर दो उसमें,
और रजिस्ट्रार के पास 150 और B29 रिकवरी के लिए अप्लाई कर दो, वो नोटिस आएगा सामने। अब इसमें सर एजेंट का भी रिजोल्यूशन लगता है क्या कि ये इसके अगेंस्ट हम लोग राइटर के पास केस क्रिएट कर रहे हैं करके? जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं ना। बट आपको अगर लगता है सेफर साइड में सबको बताने के हिसाब से, या फिर ऐसा एक माहौल क्रिएट करना है कि देखो हमने ऐसा करना शुरू कर दिया है तो बाकी लोग भी थोड़ा अलर्ट प्यार ले लो, अलर्ट हो जाओ करके, तो आप एक एसडीएम बुला के कर सकते, करना है। अदरवाइज मंथली मीटिंग में भी चलेगा ना राइटर प्रोजेक्ट, मंथली मीटिंग पे ले जाओ सर। थैंक यू सर। ये जो चेयरमैन है या डेप्यूटी चेयरमैन, साइनिंग अथॉरिटी दोनों को भी हो सकती है चेक के ऊपर, सिर्फ चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन जो इलेक्टेड पर्सन है और जो इलेक्शन के बाद में फर्स्ट मीटिंग में जिसके नाम से एक लोगों को पोस्ट दिया गया है, उन तीन में से सिग्नेटरी हो सकती है। आपने डेप्यूटी चेयरमैन उसमें उसको अपॉइंट किया होगा, बट इसमें जो इलेक्शन रूल्स है ना, उसमें खाली 3 लोग को रिकॉग्नाइज करना है, बाकी पोस्ट रिकॉग्नाइज होता है बट सिग्नेटरी रिकॉग्नाइज नहीं होता। ऑफिसर के डेफिनेशन में सब लोग आते हैं, बट वो वाला इलेक्शन के डेफिनेशन में 3 ही लोग आते हैं। सर यहाँ पर ऑलरेडी वाइस चेयरमैन जो भी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और भी लिखा है, नहीं देखो और भी लिखा है, और भी लिखा है, चेक पे साइन नहीं कर सकते, चेक पे साइन करने का नहीं कर सकते। देखिए ऑफिसर का डेफिनेशन में ना पेज नंबर 14 सर, पेज नंबर 14 लास्ट person elected or appointed with society to and includes, मैंने बोला था and includes, जब भी and includes करके आएगा ना वर्ड and includes, ऐसा मतलब नहीं, ये 3 है, 3 पहला नंबर डेफिनेशन के अंदर आएगा, 3 में लास्ट includes and includes, मतलब आप कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो, वो कैटेगरी के लोग इंक्लूड हो सकते हैं। कभी भी एक्ट में इंक्लूड्स करके आएगा and includes, मतलब you can include people from the similar category, any person from the similar category, वैसा ऐसा बोलता है सेक्रेटरी कोऑपरेटिव बैंक में, तो बोलता है सर बैंक्स में नेशनलाइज्ड बैंक में भी विदाउट सेक्रेटरी वो चाहिए सर, वो शिफ्ट चाहिए। आप बता रहे हो ये सर हमने किया हुआ है, ये हो गया 82 लास्ट में की सब बैंक में हो गया 82 है, तो ज्यादा करके सेक्रेटरी का तो सिग्नेचर नहीं रहेगा तो बैंक कैन नहीं, हाँ हम लोग ने किया ना 82 हो गया एक्चुअली बैंक रूल्स के हिसाब से तो 82 है, हाँ 82 है, बट कोऑपरेटिव बैंक वाला बोलता है सेक्रेटरी का लेके नहीं सर हमारा ऑपरेटिव भी चेंज किया ना, सेक्रेटरी ने क्या बोला 82 तो पास कर दिया। ऐसा भी यही अभी आया, लेकिन पहले कैसा था, पहला था सेक्रेटरी पोस्ट एंड एनी अभी वैसा नहीं था 82। हाँ अभी कुछ बैंक ऐसे मांगते हैं, क्योंकि आरबीआई रूल्स का बोलता है एचडीएफसी मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक का जो फॉर्म है ना उसमें तो जॉइंट सेक्रेटरी भी लिखा हुआ है। बघा बघा आपल्याला काय करायचं बँकेमध्ये डिस्ट्रिक्ट अपना फेडरेशन, हाँ वो गलत है। ठाणे जो बैंक है ना बी सेक्रेटरी इज नॉट वो ऑफिशियली फ्रॉड करने के चक्कर में है। झालं आहे म्हणजे आता मी विचारतो, आज आपण ते ग्रुपवर टाकलं होतं की कोणा लोकांच्या काही लोकांच्या ज्या शंका असतील तर त्यांनी लिहून द्याव्या, तर लिहून दिल्यामध्ये इराणी मॅडम आहेत, वारखडकर साहेब आहेत आणि चौघांनी लिहून दिल्या त्यांच्या, आणि दुसरं कोण काळे साहेब, तर त्याच्यावरती तुमच्या झाली शंका निरसन झालेली आहे। त्याच्या व्यतिरिक्त ग्रुपवर समीर ओलकर सर यांनी पाठवले होते, खाडीलकर मॅडम आता आलेले नाहीत परंतु त्यांचा पॉईंट झाला का आपण नंतर घेऊ। सर खान साहब तुमचं आप जो क्वेश्चन किया था ग्रुप पे तो उसका आंसर मिल गया ना? अच्छा जोशी सर तुमचं काय प्रश्न हां नाही कधी नव्हतं टाकलं, माने साहेब इराणी मॅडम झालं, वारखंडकर सर
नाही सर तुमचं काय सर आणि याच्या व्यतिरिक्त कोणाला काय म्हणजे आता दोन्ही विचारायचं असेल तर विचारू शकतात हो की नाही सर कारण हा बोला सर दुसरी क्वेरी आहे कोणत्या एक्विटी डेप्युटी रजिस्टर डायरेक्शन्स काय कोणता पॉईंट सेकंड पॉइंट सेकंड डेप्युटी रजिस्ट्रार डायरेक्शंस एंड सब्सिक्वेंट ऑर्डर सर ये पॉइंट इसके ऊपर वेरिफिकेशन Deputy Registrar direction subsequent order is to issue duplicate share certificate. Can now share certificate be issued by the officer appointed by Deputy Registrar to issue duplicate share certificate? मतलब रजिस्टर authorized officer है क्या? नहीं उनका क्या विचारायचं डायरेक्शन एंड ऑर्डर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करने का बराबर अपॉइंटेड ऑफिसर बाय डेप्यूटी रजिस्ट्रार जो आता है कैन ही इशू न्यू ओरिजिनल सर्टिफिकेट इंस्टेड ऑफ डुप्लीकेट उसने न्यू दिया देखो 5 शेयर्स देने का था तो 10 शेयर का सर्टिफिकेट इशू कर सकता है नहीं अगर 10 शेयर का करना है तो फिर सभी को करना पड़ेगा ना क्योंकि वो कैसे डुप्लीकेट इज फॉर 5 शेयर मैं वही बोल रहा हूँ डुप्लीकेट अगर 5 है मतलब ओरिजिनल आप 5 है डुप्लीकेट नहीं ओरिजिनल 5 है डुप्लीकेट वो ओरिजिनल था वो 5 शेयर था वो लॉस हो गया वो डुप्लीकेट इशू करना है 5 शेयर नहीं इशू करना पड़ेगा 5 करना पड़ेगा 10 शेयर इशू करके गलत है कैसे देखिए अभी 10 शेयर इशू करे अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कोई 10 एक से लेके 15 फ्लैट है हर एक को 5-5 दिया तो 75 लाख नंबर बराबर तो 75 के अंदर ही आपको शेयर देना पड़ेगा अभी एक तो बीच में से 10वां नंबर फ्लैट को 5 दिया तो किसके शेयर में आएगा गलत है डुप्लीकेट लिखा लेकिन इशू किया 10 तो नंबर क्या डाला नीचे शेयर्स में क्या नंबर डाला डिस्टिंक्टिव नंबर शेयर डिस्टिंक्टिव नंबर डालना पड़ेगा ना कुछ तो सर सोसाइटी ने 10-10 शेयर इशू किया सब एक बंदा फंस गया क्योंकि इसके नाम पे नहीं है वो मैटर अलग है वो तो ये मैटर ये नहीं मैटर उसने 10 शेयर इशू किया वो गलत है सही है कि पहले और भी कुछ मैटर है जिसको सॉल्व करना पड़ेगा सर जो ऊपर वाला मैटर है ना सीधा नीचे सेकंड वो ऊपर वाला मैटर क्लियर है मैंने आंसर दिया उसको शेयर सर्टिफिकेट इशू ही नहीं किया वो सोसाइटी का करना चाहिए ये कनेक्टेड क्वेश्चन है क्या हां बट आपने तो बोला दीपक काले आए नहीं आहे ना कोणी नाही अच्छा आपने कौन बोला नहीं आए थे नाही तो बोलो तरी ते काही रिस्पॉन्स केला नाही त्यांनी सरांनी पूजा विचारला अच्छा आपका नाम दीपक है तो इन्होंने बोला दीपक काले नहीं आ रहे आणि कॉल दिया तो इधर है बसते उनको लगा और भी कोई दीपक काले है बेसिकली प्रेजेंट मेंटली please explain about different types of transfers like gift deed, release deed, sale deed, etc. Each transfer needs different forms. Can you please give us chain of documents? देखिए चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कल मैंने ग्रुप में देखा किसी ने तो अच्छे से डाला था 1 2 3 4 ठीक है वो डॉक्यूमेंट्स वो सही है 20 21 21 23 फॉर्म नंबर 3 नॉमिनेशन करना तो नॉमिनेशन वो सब दे सकते हो बैलेंस के पीछे ये जो गिफ्ट डीड रिलीज डीड और सेल डीड ये तीनों में फर्क इतना ही है गिफ्ट और सेल ऑलमोस्ट सिमिलर है गिफ्ट और सेल में कोई फर्क नहीं सोसाइटी के हिसाब से गिफ्ट और सेल में कोई फर्क नहीं बोथ आर सेम और उसमें 38 फॉर्म नंबर 38 ही भरना पड़ेगा मतलब पहला नंबर 38 के हिसाब से ही जाना पड़ेगा बट रिलीज डीड जो है जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया दैट इज नॉट इक्विवेलेंट टू गिफ्ट और सेल अभी उसके लिए कोई फॉर्म नहीं है क्योंकि वो 154 B13 में नया आया है पहले बार और 154 B13 के अंदर रूल्स नहीं बना है इसके लिए फॉर्म नहीं आया एक बायलॉस में फॉर्म नंबर 17 देखो क्या लिखा बायलॉस का फॉर्म नंबर 17 मेरे ख्याल से लीगल है क्या एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप बाय द हेयर ऑफ द डिसीज्ड
बराबर। तो ये रिलीज डीड जो करता है वो हायर ही कर सकता है, जो तो हम क्लियर हो गया अपना। तो फॉर्म नंबर 17 के साथ में वो मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर, बट ऊपर जो लिखा है ना एज पर बैलॉग 35 लिखा है, वो 35 हटा दो, वो 35 नहीं, क्योंकि अभी एज पर सेक्शन 154B13 ऐसा लिख दो ऊपर, और फॉर्म नंबर 17 लिख दो। सेक्शन 154B13 हाँ, उसके बेसिस पे ये फॉर्म यूज करो हायर्स के हिसाब से, रिलीज डीड को अटैच करो और अप्लाई करो, तो आपको मेंबरशिप मिलेगा। और मेंबरशिप देते समय जैसा हम लोग लिखते हैं ना ब्रैकेट में प्रोविजनल या वगैरह, तो इसके नीचे आपको लिखना पड़ेगा मेंबरशिप, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा थ्रू रिलीज। 100% लिखो आप, क्योंकि ये मेंबर करके बोल रहा है, 154B13 प्रोविजनल मेंबर नहीं बोल रहा है। अगर आप फैमिली अरेंजमेंट करके आते हो तो बोलता मेंबर बनाओ, ऐसा बोल रहा है। मेंबर बनाओ मतलब वो 1838 के अंदर फ्लैट जो एक्शन ट्रांसफर किया वो भी मेंबर ही बनता है और ये भी मेंबर बनता है, तो कंफ्यूजन नहीं होता। तो इसके लिए आप क्या करो, मेंबर बनाओ उसको, बट मेंबर प्रोविजनल मेंबर नहीं है वो, बट वो प्राइमरी मेंबर के हिसाब से, वो फ्लैट ट्रांसफर के हिसाब से भी नहीं है, बट मेंबर है। तो ब्रैकेट में आप लिख दो मेंबर एज पर रिलीज, तो आपको मालूम रहेगा कि वो 154B13 का वो टेम्पररी हिसाब से ही है, वो शेयर्स के हिसाब से। वो फ्लैट बेचने को जाएगा शेयर सर्टिफिकेट को दिखा के या रिलीज डीड को दिखा के, तो हम लोग सोसाइटी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एनकरेज किया उसको गलत, वो नहीं डालता है तो अलग रिफ्लेक्ट होता है ना, लगता है कि वो ओनर ही है, नहीं लिखेंगे तो लगता है ओनर ही है। ज्वाइंट मेंबर के नीचे ज्वाइंट मेंबर लिखता है, एसोसिएट मेंबर का तो नाम आता ही नहीं है, प्रोविजनल मेंबर के नीचे प्रोविजनल मेंबर लिखता है, वैसे इस मेंबर के नीचे भी आप थ्रू रिलीज डीड ऐसा करके लिखो, ताकि इट विल बी मोर क्लियर, ताकि कोई गड़बड़ नहीं हो। Release date is executed. Always member to write the execution. Index 2 is issued. And name of the person appears in the index 2. Where it appears? Release date is executed. Index 2 is prepared. The name of the person comes in the index 2. So index 2 is also considered proper document. In the case of index 2, आप लोगों को सही है, इंडेक्स 2 उधर इशू हो रहा है, बात सही है आपका। वो इंडेक्स 2 इशू होने से ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर ना वो नहीं आता। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर है, एक्चुअल ट्रांसफर है ना, उस ट्रांसफर के बेसिस पे नहीं आ रहा है, इट इज नॉट फिटिंग इनटू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इसके लिए उन लोगों ने बोला मेंबरशिप के हिसाब से दे दो, इसके लिए वो ऐड किया हुआ एमसीएस एक्ट में आया, मतलब इट इज समथिंग रिलेटेड टू मेंबरशिप ओनली, इतना आप समझ। वी आर नॉट डीलिंग विद द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। on the basis of index 2, then property can be sold. नहीं, प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी कैन बी सोल्ड बेसिस नॉट ओनली ऑन द इंडेक्स 2, इंडेक्स 2 अलॉन्ग विद योर एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। आपका आज के आपके नाम पे कौन सा एग्रीमेंट है, उसके बेसिस पे इंडेक्स 2 अटैच करके आप भेजोगे। चेन ऑफ एग्रीमेंट तो जरूरी है ना, तो चेन ऑफ एग्रीमेंट में एग्रीमेंट फॉर सेल नहीं है आपके पास, रिलीज डीड है। तो इफ द पर्सन स्टिल वांट्स टू कंटिन्यू टू बाय दैट प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन रिलीज डीड एंड इंडेक्स 2, दैट इज हिज, let him buy, let him purchase, but whether that can be challenged, it can be challenged any point in time। अगर एक फोर्थ लीगल हायर आया, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल ही दे रहा हूँ, तीन लीगल हायर बोला, हम 3 ही लीगल हायर और 2 लोग ने रिलीज करके तीसरे को दे दिया, और इन लोग ने रिलीज डीड बना के प्रॉपर्टी टैक्स इंडेक्स 2 में भी नाम आ गया, बट एक्चुअली फोर्थ लीगल हायर है, वो कल आता है, फिर आप क्या करोगे? इट इज अ चैलेंजेबल डॉक्यूमेंट, बराबर है ना? लेकिन थोड़ा सा रजिस्ट्रार लेवल पे भी चेक होना चाहिए ना। नहीं हो सकता ना, उसको अथॉरिटी नहीं तो कैसे चेक करेगा? वो एक्ट, आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट और स्टैम्प एक्ट सब चेंज करना पड़ेगा। बेच सकता ना, और वो उधर एक आदमी ने दिल्ली में कुतुब मीनार बेच दिया, मालूम है ना? एक स्टोरी है। इनफैक्ट ये सोल्ड ताजमहल भी, ये तो ठीक है, ये तो यूनिक, एकदम यूनिक है, बट आप बहुत सारे आप देखोगे ना, गवर्नमेंट के फ्लैट्स में रहता है ना लोग, गवर्नमेंट ऑक्यूपेशन, तो बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के पहले ना, जस्ट रिटायर होने वाला टाइम पे क्या करते हैं, वो फ्लैट बेच देता है। देखो बहुत सारा बॉम्बे में बहुत सारा केस है, जैसा बीबीएल का है फ्लैट है,
ये गवर्नमेंट ये HPCL का बैंक का है, पोस्ट का है, BRC है, बहुत सारा फ्लैट बिका है। वो क्या किया, लिख के रजिस्टर भर दिया उसने पैसा, और वो उसको खरीदने वाले को भी मालूम नहीं अक्ल, वो आके खरीदने के लिए आया, पैसे ये सब सामान वामान लेके आया, वो तो तुम किधर जा रहे हैं, वो तो फ्लैट खरीदा, वो तो गवर्नमेंट का फ्लैट है, कैसा बेचा गेट पे वापस। तो ये सब फ्रॉड है। तो वो रजिस्ट्रार वाला बोलता है मेरे को अथॉरिटी नहीं है, मैं नहीं दे सकता, मैं इसके ऊपर मेरा कोई हक ही नहीं। तुमने जैसे स्टैम्प ड्यूटी भर दिया ऑनलाइन, मेरे पास डॉक्यूमेंट लेके आया, मैं सिर्फ चेक करता हूँ कि प्रॉपर स्टैम्प है क्या, और मैं रजिस्टर करके दे दूंगा, गवर्नमेंट के इसमें आ जाएगा। और उसके बाद उसके लिए हम गवर्नमेंट के पोर्टल में डाल रहा है ताकि पब्लिक व्यूइंग है उसके ऊपर। तो जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो जाओ गवर्नमेंट के साइट पे और चेक करो और बाद में प्रॉपर्टी खरीदो। वो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर्टी एक बार साइट पे अपलोड हो गया मतलब वो ऑथेंटिक है। वो खाली आपको व्यूइंग के लिए आपको दिखा रहे हो ये प्रॉपर्टी है, अभी चेक कर लो, फिर उसका एक्सट्रैक्ट लेके आप किसी को पूछो ये फलान खरीद सकता हूँ क्या, वो हाँ बोलेगा तो खरीदो। वो रिलीज डीड अगर किसने किया है, वो अगर सोसाइटी के पास अगर एनओसी मांगेगा बेचने के लिए तो नहीं दे सकते ना, इन शॉर्ट। देखिए एनओसी मांगेगा बेचने के लिए नहीं, बेचने के लिए एनओसी की जरूरत नहीं, उसको बोलो मेरा जरूरत नहीं है। अगर उसका बायर को अगर लोन बैंक लोन का एनओसी अगर मांगने को आता है तो बैंक जो है वो कोई तो एक डॉक्यूमेंट के ऊपर रिले कर, किसके ऊपर रिले कर रहा है, वो रिलीज डेट के ऊपर रिले नहीं कर रहा है। जिसके नाम से रिलीज ऑलरेडी हो चुका है वो एक सेलर को एग्रीमेंट फॉर सेल बनाएगा, बराबर है कि नहीं, और जो परचेसर है वो लोन लेगा। और बैंक के पास ऑलरेडी वो रिलीज डेट अगर चेंज मांगता है, वो मांगता है तो रिलीज डेट भी है बैंक के पास, उसके बाद एग्रीमेंट फॉर सेल, और वो भी रजिस्टर्ड है, क्योंकि बैंक एग्रीमेंट रजिस्टर मतलब स्टैम्प ड्यूटी भरने के बाद ही लोन सैंक्शन करेगा और लोन डिसबर्स करेगा। सैंक्शन करके रखता है वो लोग, वो बोलता है रजिस्टर करके और बाद में डिसबर्स करता है। तो एक रिलीज डीड है, ये एक सेल डीड है, उसके बेसिस पे बैंक बोलता है मैंने लोन सैंक्शन कर लिया है, डिसबर्स करने से पहले आप एनओसी लेके आओ, तो आप दे दो, आप फैक्ट्स डाल के देना आपको खाली उसमें, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो बैंक को फिर भी लोन देना है तो बैंक देगा लोन, वो अटकेगा बैंक अटकेगा ना, आपको क्या करना है। बैंक क्या बोलते हैं कि नॉर्मली इसमें ना 5 इयर्स वेटिंग पीरियड रहता है रिलीज डेट के बाद, आइदर जो एक्सपायर्ड हो गया है वो या तो जिंदा आना चाहिए वापस या तो फिर कोई लीगल है उठ के आना चाहिए। देखो ये सब देखो अपने ऊपर है, ये केस टू केस ऐसा वो केस टू केस ऐसा कुछ रूल किधर भी नहीं है। देखो बैंक रिलीज डेट के ऊपर रिलीज डेट अगर आप गूगल में या चैट जीपीटी में किधर भी डालोगे ना रिलीज डेट का एक्सप्लेनेशन आएगा, बट क्या आएगा मालूम है रिलीज डेट का एक्सप्लेनेशन। बैंक में हम लोग एक मॉर्गेज करके लोन लेते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके, और बैंक में कोई डॉक्यूमेंट्स को लीन करता है, या आपका डीड होगा या कुछ भी एक डॉक्यूमेंट आपका लीन होता है, और वो लीन होने के बाद में ना जब बैंक वापस पैसा आप भरने के बाद वापस जब पेपर आपको वापस देती है ना तभी एक रिलीज डीड बनाती है, दैट इज मेंट बाय रिलीजिंग द लीन, रिकन्वेंस। तो उस समय पे एक डीड बनता है, दैट इज कॉल्ड एज रिलीज डीड। वो बोलता है दिस पर्सन हैड टेकन लोन, he has fulfilled the loan, he has repaid the loan, nothing is left, now I am releasing the property back to him, that is called as release deed actually as per legal term। उसको छोड़ के और कोई रिलीज डीड किधर भी नहीं, आप ढूंढो किधर भी ढूंढो आपको रिलीज डीड टर्म मिलेगा ही नहीं मिलेगा, ढूंढ के देखो आप। मैंने काफी रिसर्च कर लिया इसके ऊपर, अगर फिर भी किसी को मिलता है तो मेरे को बताइए, अभी मैं ग्रुप में ऐड हो चुका हूँ सर। फॉर्म नंबर 5 जो है वो एसोसिएट मेंबर के लिए है, उसको ज्वाइंट करना है, उसको कैंसिल करके ज्वाइंट सर बैकअप चेंज नहीं हो, बैकअप नोट चेंज एक सर सरांना विचारायचं आहे, नाही कॉमन आहे।
और एक लेक्चर लेने वाले न्यूयॉर्क का एक लेक्चर आता सर जी बराच वेळ झालेला आहे आता म्हणजे फक्त इंदुरकर साहेबांना काय सरांना भेटलं मैं तो आपको लास्ट टाइम भी याद है, आपको बोला था कि एक सोसाइटी ऐसे भी बन सकता है जहाँ पे बिना स्ट्रक्चर का भी जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर का जरूरत ही नहीं है सोसाइटी, प्लॉट भी नहीं चाहिए, सोसाइटी है बस। सोसाइटी ग्रुप ऑफ पीपल कैन फॉर्म सोसाइटी 10 पहला 10 चाहिए था, अभी 5 हो गया, तो पगड़ी है क्या है उससे रिलेटेड फॉर्म करो सोसाइटी। सर गलती हुआ सोसाइटी मेंबर ऑफिसर तो देर आर 2 ऑप्शंस, एक तो करेक्शन हो जाएगा या वॉट एवर, हाँ तो लेकिन दूसरा है जो विट विल गवर्नमेंट विल टेक एक्शन, लाइक अभी जो बीच में लिफ्ट का एक्सीडेंट हो गया तो द एक्शन वॉज टेकन ऑन द ऑफिस बेरर प्रॉब्ली, तो ऐसा और क्या है कि वी हैव टू बी कॉशियस। तो ये तो ब्रीच मत करो, अपने आप से सब हो जाएगा। तो वो लिफ्ट का भी कवर किया उसमें सर, मतलब वो अभी लिफ्ट पे एक्शन आप वो बोलता है कि डे टू डे आपका मैनेजमेंट के हिसाब से सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए, तो मतलब लिफ्ट का जो मेंटेनेंस है वो भी ठीक करेंगे तो वो प्रॉपर ही होगा ना सर। एएमसी है, एएमसी आपने रिन्यू नहीं किया तो लिफ्ट क्रैश होगा, तो आप करो एएमसी रिन्यू, आप पैसा ले रहे हो लोगों से सर्विस, एएमसी का लिफ्ट का मेंटेनेंस का चार्ज भी ले रहे हो, बट आप लिफ्ट में खर्चा नहीं कर रहे हो, दैट मींस यू आर डिफॉल्टिंग समवेयर, वो मत करो। ये पहला दिस इज इनफ, आपको सोसाइटी का पूरा इसमें कवर हो। सर एएमसी है एवरी मंथ आते हैं हम लोग सर्विसिंग के लिए, फिर कुछ इंसिडेंट्स होता है तो वो लिफ्ट वाले के ऊपर है, सेक्रेटरी के ऊपर नहीं आएगा, मैन्युफैक्चरर पे डिफेक्ट है उसको पकड़ा जाएगा। हमने तो अपना काम किया, बराबर है ना। अच्छा गाड़ी चलाते चलाते कुछ ब्रेक फेल हो गया तो इंश्योरेंस वाला देखता है ना क्या ब्रेक फेल के हिसाब से आपको कॉम्पनसेशन देता है। आता एक जरा मीटिंग कौन सा एग्जाम? वही बता अच्छा काल शेअर सरांनी ग्रुपवरती टाकलं होतं आजचं हे लेक्चर शेवटचं असेल म्हणून, ज्याच्यामध्ये कोणाच्या काही क्विज वगैरे होत्या त्या त्यांनी मांडण्या